गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? एक्स्ट्रा डेज तो बर्बाद कर ही लिए हो गए। देखो, जो भी दिन एक्स्ट्रा मिलता है वो मोस्टली ऐसा होता है ना कि लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे, है ना। और फिर एग्जाम डेट आ जाता है पास, फिर ऐसा फील होता है कि अरे यार, समय बर्बाद कर लिए। तो बेटर यही है कि जो बचा हुआ समय उस पर ध्यान दो, जो बीत गया सो बीत गया, है ना। 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। और अपना ये जो स्टार्ट किया है एनवायरनमेंट का, सुबह में स्टैटिक पोर्शन देखेंगे और शाम में पिछले कोशिश करूंगा मैं या फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का करंट अफेयर जितना भी एनवायरनमेंट रिलेटेड आया है न्यूज़ में, उसको डिस्कस कर लेंगे। और देखूंगा, मैंने अगर टाइम परमिट्स करता है तो शाम के टाइम में ही, जैसे अभी सुबह में स्टैटिक डिस्कस किए, और उसी के अराउंड जो भी टॉपिक रहेगा अपने मंथ वाइज जाएंगे। पहले सितंबर कवर करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर अगस्त करेंगे, फिर जुलाई करेंगे, फिर जून, फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो और ऊपर तक जाएंगे एनवायरनमेंट खत्म करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग मेरा क्लास पहले पॉलिटी का अटेंड किए हो, उनको मेरा स्टाइल पता हुआ कैसे पढ़ाता हूँ। थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि टाइम हमेशा कम रहता है। तुम लोग आराम से स्लो करके देख लेना, क्योंकि बाद में वीडियो रिकॉर्ड अपलोड होगा यूट्यूब पे। और जो कोई भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट वो ये इतना ये कर सकता है कि इन्वायरमेंट कितना पढ़ना है, यहाँ से आइडिया लगा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी और ओपीएससी में टारगेट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस माइंडसेट से बैठना है कि तुम पढ़ चुके हो और तुम्हें बस रिकॉल करना है कि जो चीज मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए एटलीस्ट देख के जाना है या फिर पता करके जाना है। ठीक है, तो वो चीज जान लेना। ठीक है, ओपीएससी में क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, ये सब बहुत पूछता है। अभी पिछले पिछले 2 साल से तो ऑलमोस्ट मैं देख ही रहा हूँ। उससे पहले भी पूछता था, जब पैटर्न चेंज नहीं भी हुआ था तो भी क्वेश्चन आ रहे थे। मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराऊंगा, देखूंगा यहाँ पे अगर ओपीएससी पूछा है तो जैसे ये क्वेश्चन था ओपीएससी का, ये पुराना क्वेश्चन है। ये अभी तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है, लेकिन पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैस उसका थोड़ा है अलग टाइप का ऑब्सेशन। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो, ये भी पुराना ही ग्रीन हाउस गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैस, ये सब ओपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से तुमको एटलीस्ट इतना श्योर रहना है कि 2 मार्क्स का तुमको ये है एडवांटेज है। और कट ऑफ, अगर कंसिडरिंग कट ऑफ है 50 मार्क्स का और 2 मार्क्स तुमको मिल रहा है, सोच लो कितना काम का चीज है ये चैप्टर। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली चलूंगा। पहले क्लाइमेट चेंज कराऊंगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और अभी COP29 खत्म हुआ है, COP29 बाकू में हुआ था, अजरबैजान। ठीक है, तो इसमें क्या आउटकम आया, हालांकि ये मेंस ये चीज मेंस में पूछा है, क्योंकि अभी तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन एज्यूम कर रहे हैं कि बन गया होगा, लेकिन COP28 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। COP28 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो COP29 कहाँ पूछेगा? वो पूछेगा तुम्हारा मेंस में, जो फरवरी में होने वाला है या मार्च में। COP29 पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा तो कुछ खास इस बार आया नहीं है, कुछ भी खास नहीं आया है, लेकिन पूछेगा वहां पे वो मेंस में। तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट हो गया, देख लेते हैं कितने लोग हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो ऐसा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूछेगा। ठीक है, तो तुम एकदम ओपन माइंडेड से आंसर देना कि पूछ, अगर जैसे मान लो कि जीन एडिटिंग हो रहा है क्या, प्लांट अपना लीव शेड करेगा क्या, तो बिल्कुल मत सोचना कि हाँ होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। ओपन माइंडेड सोचना और मारना हाँ होगा ही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ भी हो सकता है। अभी कल ही 2 दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आया था, जहां पे बता रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का रोटेशन स्लो हो गया है। ठीक है, हुआ क्या है कि आर्टिक सर्कल में, आर्टिक अंटार्कटिक में आइस पिघलना शुरू हुआ है। तो आइस पिघलना शुरू हुआ है तो इक्वेटर तरफ जा रहा है वो। ठीक है, तो जो वाटर जो डेंसिटी था वो सेंटर की ओर बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसका रोटेशन में चेंजेस आया है। ठीक है, तो तुम एकदम ओपन माइंडेड रहना कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ भी हो सकता है, तुमको नहीं भी पता है वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि है ही वैसा चीज, ओपन माइंडेड। अगर हाँ तुमको ये चीज पता है कि एटलीस्ट ये तो नहीं ही होगा। अब कोई बोल देगा कि ग्लोबल वार्मिंग से सन का कोरोना, ठीक है, सन का जो कोरोना रेडिएशन है, वो कोरोना से जो रेडिएट होता है रेज,
वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो इम्पैक्ट है वो तो एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट है कि एटमॉस्फेयर के अंदर में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या होगा। तो जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ भी चेंज होना है उसको तुम हाँ ही मानना, ऐसा मत सोचना कि नहीं होता होगा, कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो होगा ही होगा, तुमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जो भी एटमॉस्फेयर से बाहर का चीज होगा, कि सन कुछ रिलीज कर रहा है, वो रिलीज करना बंद कर दिया गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वहां पे नो मारना है, क्योंकि कॉमन सेंस है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो ओपन माने एंडेड रहता है ना, उसको तुम थोड़ा पॉजिटिवली देखना एग्जाम हॉल में, कि भैया इसको मैंने लेना कैसा, क्योंकि ऑप्शंस तुम सारे दुनिया के मैंने सारे नॉलेज तुम्हारे पास नहीं होंगे, लेकिन जो होगा वो तुम्हारे पास कॉमन सेंस होगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी एटमॉस्फेयर के अंदर में है, ठीक है। अपना अपना जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसके अंदर में जो कुछ भी है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग कुछ किसी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जीन बोल रहा हूँ यहाँ तक कि जीन एडिटिंग भी कर सकता है, जीन एडिट भी कर सकता है किसी का, ठीक है ना। वो सुने हो ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को चेंज करने लगता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो वही इसीलिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट में वो आएगा वो, ठीक। तो इसलिए ये आइडिया दे रहा हूँ कि तुमको एग्जाम का क्वेश्चन को कैसे मैंने देखना है, कि किस तरीके से मेरे को एग्जाम को अप्रोच करना है। जिस किसी को कुछ भी डाउट होगा साथ ही साथ पूछ लेना, ठीक है। और थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए देख लेना कि अगर स्लो करना हो तो बोल देना, मैं मुझे उतना फ्लो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा फास्ट नॉर्मल, बाकी लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग करना कवर बहुत ज्यादा है, ठीक। देखो ग्रीन हाउस गैस हमेशा मैंने ऐसा माइंडसेट होता है कि पॉजिटिव मैंने नेगेटिव भी होता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का एक अच्छा बात क्या है कि अपना जो अर्थ टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, दिन भर हीट ट्रैप किया और रात में रेडिएट करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो हीट को रिलीज कर रहा है रात में, तो इसकी वजह से क्या होता है, रात का जो टेम्परेचर रहता है वो एवरेज टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री 19 डिग्री। अगर नहीं होता ग्रीन हाउस गैस तो क्या होता, लाइट आया और चला गया, इसका मतलब क्या, रात को जो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री के अराउंड होता है। ये बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है ना, वहां पे ये लिखा हुआ है कि 20 डिग्री, कहीं पे 16 डिग्री लिखा हुआ है। तुमको डिग्री याद नहीं करना है, बस कॉमन सेंस याद रखना कि ग्रीन हाउस गैस जो है अच्छे के लिए भी है, खराब के लिए भी है। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हो गया तो वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसका भी देख रहे हैं इम्पैक्ट, कि कैसे हम लोग कॉप पे कॉप किए जा रहे हैं। पिछले 1991 से जो रियो में जो हम लोग सबमिट किए थे, उसके बाद से कैसे 1997 से स्टार्ट किए हम लोग अपना कॉप करना, अभी तक 29 कॉप हो चुका है। उसी वजह से कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज में, उसी लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया कि क्लाइमेट चेंज का क्या है नहीं है। अब देखो ये फैक्ट एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, ये वाला फैक्ट, ठीक। क्यों पूछेगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये ज्योग्राफी का भी बेसिक्स है और तुम्हारा एनवायरमेंट के मैंने क्लाइमेट चेंज समझने के लिए भी बेसिक्स है। इसको ध्यान से सुनना। डायरेक्टली 30% एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सन, सन जो रेज भेजता है, ठीक है, सन अपना एनर्जी भेजा तो क्या करता है कि 30% तो ऊपर से ही वापस चले जाता है, या फिर अंदर आया और एटमोस्फेयर में अर्थ में रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस चला गया 30%, बचा 70% एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे तुमको फैक्ट याद रखना है, इनकमिंग रेज, जो रेज सन से आ रहा है, ठीक, अर्थ पे जो रेज सन से आ रहा है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इसका पेनिट्रेशन का पावर बहुत ज्यादा रहता है। कीवर्ड देखना, शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग रेज, जो रेज आ रहा है सन से उसका शॉर्ट वेवलेंथ है, उसका पावर ज्यादा है। लेकिन जो रेज वापस जाएगा अर्थ में एब्जॉर्ब हुआ दिन में, ठीक है, अर्थ से एब्जॉर्ब कर लिया लैंड, अब उसको वापस भेजेगा कब, कुछ समय रखेगा अपने पास, और फिर जब वापस भेजेगा तो उसको बोलेंगे आउटगोइंग रेज, वो होता है लॉन्ग वेवलेंथ, ओके, लॉग वेवलेंथ होता है वो। तो ये क्या करेगा, अब इसी लॉग वेवलेंथ को हम लोग इंफ्रारेड भी बोल सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन में घुमाना हुआ तो यही इंफ्रारेड लिख के बोल देगा कि इंफ्रारेड जो है उसका शॉर्ट वेवलेंथ है या लॉन्ग वेवलेंथ है। तो लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है इंफ्रारेड होता है, ठीक है। और जो इनकमिंग होता है या फिर शॉर्ट वेवलेंथ जो होता है वो यूवी रेज टाइप में आता है। नोटिस किए होगा ओजोन लेयर जो होता है इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो रेज का जो ग्राफ है ऐसे देखे होगे, तो इधर एक्स रेज, ठीक है, इधर गामा, अल्फा, बीटा, एक्स रेज ऐसे करके होता है, फिर यहाँ पे आता है तो विजिबल लाइट रेज आता है, फिर इधर रेडियो वेव्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रेज का चार्ट होता है। तो यहाँ पे जो रेज होते हैं लेफ्ट साइड में जो जितने भी रेज चार्ट में देखोगे तो वो शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, उनका एनर्जी बहुत हाई रहता है। गामा रेज इवन वॉल को भी पेनिट्रेट कर देगा, गामा रेज जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना, उनमें गामा रेज होता है, अल्फा, ये सब होता है जो पेनिट्रेट कर सकता है किसको, एक दीवार है अगर घर में तो उसको भी पेनिट्रेट करके घुस सकता है, क्योंकि पावरफुल है वो, शॉर्ट वेवलेंथ है। और वही लॉन्ग वेवलेंथ क्या होता है कि उसका पावर कम होता है। अब यहाँ पे ये इसलिए बताया तुमको बार बार ये कॉन्सेप्ट कि यही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कैसे, अभी तुम देखो, आया सन से, वो शॉर्ट वेवलेंथ था, वहां पे क्लाउड थे ऊपर में, वहां पे जो भी मैंने एटमोस्फेयर था उसको पेनिट्रेट किया, ठीक, शॉर्ट वेवलेंथ थे, पावरफुल था, पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करने के बाद अर्थ उसको रख लिया अपने पास, फिर वापस उसको जब भेजा तो लॉन्ग वेवलेंथ बन चुका है, उसका एनर्जी कम हो चुका है। अब यहाँ पे जो क्लाउड है
वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मैंने इसको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर कम है, तो यहीं पे ट्रैप होकर रह जाएगा। ठीक है, यहीं पे ट्रैप होकर रह जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है अर्थ का। तो यही है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा कि अब इस शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, इस तरीके से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। शॉर्ट वेवलेंथ का, लॉन्ग वेवलेंथ का खेल है यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, और देखते हैं, देखेंगे कुछ गैस है, ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा। जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखना। CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, सीक्वेंस है, 8-9 गैस है जिसको तुमको मेमोराइज ही करना है और कुछ नहीं कर सकते। देखो प्राइमरी CO2 जो, देखो नॉर्मली क्या है ना, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर है। एक फैक्ट यहाँ देखता हूँ, कहाँ गया, देखो वाटर वेपर कंट्रीब्यूट 60% ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है ये मैक्सिमम 1 दिन ही रहता है एटमॉस्फेयर में, उसका ये फिर ब्रेक हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 10 से 11 साल रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सॉरी 10 से 11 साल, मैंने इसे तो, ये तो स्टैंडर्ड है। वैसे 26% कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कंट्रीब्यूट कर रहा है, मीथेन 4 से 9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को भी कंसिडर किया जा रहा है कि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कंट्रीब्यूशन में इसका। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ कि ये आइडिया रखना कि वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर क्या है कि एबंडेंट है, 3/4 तो अर्थ का वाटर ही, मैंने वाटर यही है ना, तो उसको इसलिए वो इवापोरेट होते रहता है वो, और वाटर वेपर ट्रैप करते रहता है हीट। तो ये नेचुरली है, ये देखोगे ये नेचुरली है कि जो ओशियन का जो वाटर है नेचुरली ऊपर गया और उसको हीट ट्रैप करने में मदद कर रहा है। लेकिन हम लोग जो मैन मेड जो वाला है, मेन ये खेल है यहाँ पे, ये दोनों। ठीक है, हम लोग ये वाला, ठीक, ये सब भी, इसको तो हालांकि बैन कर दिया गया है। तो मेन मेड माने इंसान की वजह से जो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी नेचुरली है कि प्लांट जो होता है जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, जो ट्रैप माने अर्थ के अंदर ट्रैप जो CO2 है उसको हम रिलीज करा रहे हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक हो गया वो। तो इसकी वजह से वो ज्यादा माने अर्थ टेम्परेचर हीट होते जा रहा है ना। तो अभी CO2 प्राइमरी गैस है। यहाँ से फैक्ट क्या, इसका सोर्स क्या हो सकता है CO2 का, कुछ भी तुमको नहीं पता है, फिर भी मान लो कि होता होगा, अनलेस कि तुमको एग्जैक्ट पता है कि ये तो नहीं ही होता होगा। ठीक है, अब जैसे बोल देगा कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज करता है क्या, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज करता है क्या, तो आंसर तुम्हारा हाँ होगा या ना होगा, कोई बताओ। होगा सर। हाँ, नहीं, CO2 रिलीज नहीं करता, उसमें CO2 कंज्यूम करते रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आ गया कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज माने सोर्स ऑफ CO2 माने फोटोसिंथेसिस के टाइम में है क्या, तो नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कंज्यूम करते रहता है CO2। ठीक है, लेकिन रात के टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करता है और CO2 कंज्यूम करते रहता है, और सॉरी डे टाइम में वो CO2 कंज्यूम करता है ना। हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, रात में रात ऑक्सीजन में रिलीज कर, रेस्पिरेशन होता है ना, तो हाँ हाँ, CO2 रात में रिलीज होता है। CO2 रात में रिलीज कर रहा है। ठीक है, और दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो दिन में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि तुमको अनलेस तुमको पता नहीं है कि हाँ ये चीज सोर्स नहीं होगा, तब तो उसको तुम मान के मत बैठना कि हाँ मैंने मुझे नहीं पता है तो ऐसा रिलीज भी नहीं होता होगा। ओपन एंडेड रहना, ये सब सोर्स वगैरह होता है ना, बहुत बहुत प्रिसाइज नॉलेज चाहिए उसके लिए कि मैंने हाँ पता ही होना चाहिए कि रिलीज हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर तुमको देगा वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम थोड़ा ओपन एंडेड सोचो, और तुम वहां पे यही भूल करोगे कि तुम जाके सोचोगे कि अरे मैं नहीं पढ़ा हूँ तो शायद नहीं होता होगा। तुमको जो पता है एक्जैक्टली कि हाँ यहाँ तो नहीं ही होगा तो काट देना वहां पे। वैसे ही मीथेन का भी सोर्स है। अब यहाँ पे कुछ यहीं पे रिलेटेड फैक्ट्स है यहाँ पे कि सोर्स पता कर लिए, ठीक, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, सब लिखना है, अभी यहाँ पे काम का नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर नॉट ग्रीन हाउस गैस, ये फैक्ट तुम एग्जाम हॉल में जाके कर दोगे गड़बड़। ठीक है, SO2 ये नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है इनको, ये फैक्ट यहाँ पे याद रखना। ठीक है, और क्या है, मीथेन का देखते हैं। मीथेन क्या कर रहा है, मीथेन का जो सोर्स है बेसिकली सबसे ज्यादा वेटलैंड से रिलीज होता है, ये पूछता है, ये पूछेगा। ठीक है, मीथेन का अभी 2022 में कुछ हुआ था, मीथेन का एक सबमिट हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030, 2022 में जो कॉप हुआ था 27 था, उस वाले में मीथेन का बात हुआ था। ठीक है, तो मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, ये फैक्ट याद रखना। वेटलैंड सबसे ज्यादा है, फॉसिल फ्यूल है, लाइव स्टॉक यानी कि जो भी एनिमल काउ वगैरह है या फिर शीप वगैरह रखते हैं हम लोग, तो उनका जो फॉर्मेशन जो होता है पेट में,
वो गैस जो रिलीज करते हैं वो मीथेन ही रहता है उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से वेटलैंड सबसे ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल सीक्वेंस में दे देगा तो पता रखना वेटलैंड सबसे ज्यादा रिलीज कर रहा है। इसलिए जो राइस कल्टीवेशन है ना, राइस कल्टीवेशन, तो इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है कि मीथेन को कर्व करना है बोले, क्योंकि इंडिया मोस्टली राइस डिपेंडेंट है प्लस लाइवस्टॉक डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग बना था ये वाला, इसको इंडिया सपोर्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया अपना कोई भी स्टैंड ऐसा नहीं लेगा जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो इंडिया इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मोस्टली राइस डिपेंडेंट, इंडिया में राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लाइव बहुत ज्यादा है इंडिया में। इंडिया ऐसा अगर कर देगा कि हाँ मुझे कर्व करना है, डिस्पाइट की मैंने ग्रीन हाउस गैस है, तो मुझे इंडिया बोलता है कि मैं कर्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। तो मीथेन याद रखना, सीक्वेंस में कह रहा हूँ याद रखना है, मैटर करेगा। CO2 के बाद CH4 बता रहा हूँ, उसका नाइट्रस ऑक्साइड बता रहा हूँ, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड 70% फ्रॉम फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है वहां से निकल रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखना, ये याद रखना, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन NO और NO2 ये कूलिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये, ठीक। एग्जाम में ये दोनों गैस देके पूछेगा तुमको कि भैया ये ग्रीन हाउस गैस है क्या, तो काट देना, ग्रीन हाउस गैस ये नहीं है, ये है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, कूल करते हैं अर्थ को, ठीक है। कैसे कूल करते हैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 नाम बताया, जो 2 नाम बताया यहाँ पे कि कूल कर रहा है, और ये भी बताया कूल कर रहा है। ये लोग करते क्या है कि जब रिलीज होंगे ना, जब वोल्कानिक इरप्शन हुआ, जब रिलीज हुए तो एक लेयर बना देंगे ऊपर में, ठीक है, गैसियस। अब यहाँ से सन ही को नहीं आने देंगे, वो सन का जो रेज है उसको आने नहीं देंगे, ठीक है। तो वहीं से रिफ्लेक्ट कर दिए, तो जब तक ये वहां पे रहता है लेयर बना के, तब तक इस एरिया में पूरा ठंडा महसूस होता है, माने वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर महसूस नहीं होता है। इसलिए वो कूलिंग गैस का कैटेगरी में डाला गया कि ये कूल करते हैं अर्थ को। मोस्टली अगर रिलीज हुए तो ये अर्थ को सन रेज को आने ही नहीं देते हैं, पेनिट्रेट ही करने नहीं देते हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना गया है, ठीक है। इनको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना गया है, कूलिंग गैस माना गया है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, कुछ फैक्ट्स यहाँ छूट गया है। देखो, अब तुम OPSC को कैसे ले रहे हो पता नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि UPSC का स्टैंडर्ड का ही लेना। क्वेश्चन पेपर आ रहा है कैसा, टफ आ रहा है, फैक्चुअल हो जा रहा है, या फिर जो आंसर की भी आ रहा है बहुत रैंडमली कुछ भी दे दे रहा है, ठीक है। वो चीज उतना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में कि प्रिपरेशन मेरा ऐसा हो जाए कि अल्टीमेटली मैंने सही से, मैंने बाकी लोग से मैं 10 नंबर आगे रहूं कट ऑफ से, बस उतना तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अभी वाटर पेपर वाला जो क्वेश्चन था, ये NCERT में तो लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है, देखा हुआ है मेरा ये चीज। और ये यूपीएससी इस बार 2024 में पूछा था यही क्वेश्चन, सेंटेंस भी यही था, ये इसमें से कोई 2 सेंटेंस था। वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे वाटर वेपर जो होता है ऊपर जैसे जाते रहता है, ठीक है, वो एल्टीट्यूड बढ़ते रहता है, वो डिक्रीज होते जाता है। उस वाटर वेपर क्या में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में होते जाता है, वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाता है। ये फैक्ट सही है। एंड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, अब इक्वेटर से, अर्थ के इक्वेटर से अगर ऊपर जाएगा वाटर वेपर तो वो डिक्रीज होते रहेगा, पोल की तरफ वाटर वेपर अगर इवापोरेट होकर जाते रहेगा तो डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि कंडेंस हो रहा है ना, वो वेपर है, कंडेंस होते जाएगा तो लिक्विड या तो सॉलिड बनेगा या तो और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो कंडेंस होता है। ये फैक्ट पूछा था UPSC, पूछा था इस बार UPSC 2024 में। एक और फैक्ट क्या था, इट ऑब्जर्व्स बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेव, ये दोनों टेरिस्टेरियल, और जो लॉन्ग वेव होता है जो अर्थ से रिलीज होता है, और शॉर्ट वेव जो होता है विजिबल और UV रेज, शॉर्ट वेव लेंथ जो आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, दोनों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। अभी हम लोग 2 गैस देखे हैं, CO2 CH4। CO2 से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, कार्बन बॉम्ब क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। अब ये कैसे पूछेगा, कार्बन फुटप्रिंट तो पूछ सकता है क्योंकि कुछ एक आता है इसका डाटा जिसमें जहां पे हम लोग कितना कार्बन यूज कर रहे हैं उसके लिए, क्या तो ये है क्या एक्चुअली, एज ए डेफिनेशन याद रखो कि कार्बन फुटप्रिंट अगर आ गया, मैंने कुछ ऐसा बोलना कि कुछ भी यूज किए ना उसका कुछ छाप छूट जाता है, जैसे तुम कुछ भी किए हो तो उसका कुछ सबूत छोड़ दे रहे हो, तो वही कार्बन फुटप्रिंट टाइप है कि टोटल अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू डाइवर्स ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ हम लोग एक्टिविटी किए उसकी वजह से कुछ रिलीज, मैंने कुछ छूट रिलीज हो गया है CO2, उसको हम लोग कार्बन फुटप्रिंट बोल रहे हैं एज ए डेफिनेशन, याद रखना। कितना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो बहुत इजी है, क्योंकि फुटप्रिंट याद रखे कि जैसे क्या बोलते हैं कि तुम चल के गए हो कहीं पे, अब तुम्हारा चलने का रास्ते का जो पाँव का जो चिन्ह है, जो छाप छूटा है, उसी को फुटप्रिंट बोलेंगे ना। तो ऐसे जो तुम कार्बन अगर यूज किए हो तो कार्बन जो यूज किया उसको तो रिलीज होगा ही ना, तो वही कार्बन फुटप्रिंट है। कार्बन बॉम्ब क्या है कि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट दैट विल जनरेट मोर देन 1 गीगाटन, ये फैक्ट याद रखना कि अगर 1 गीगाटन से ज्यादा कोई प्रोजेक्ट अगर रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि एक गेवेरा कोल माइन है, ठीक, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट, ये है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये मैंने बहुत न्यूज में रहा है, ये बहुत ज्यादा इसको मैंने इंटरनेशनली इसको बोला जा रहा था ये कि मैंने बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट माइंस है ये छत्तीसगढ़ का।
अब ये गेवेरा माइन क्या है कि इसको हम लोग मैंने टारगेट किए, इसको बोले हैं कि ये कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1 गीगाटन से ज्यादा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी इसका इम्पैक्ट रहेगा इतना। फिर क्या बोला? प्रोजेक्ट दैट विल जनरेट मोर देन 1 गीगाटन ओवर इट लाइफ टाइम। जब तक ये प्रोजेक्ट मैंने खत्म भी हो गया रहेगा, अपना लाइफ टाइम में ये 1 गीगाटन CO2 रिलीज करते रहेगा। तो इस टाइप के फैक्ट्स वगैरह कैसे याद रखने हैं कि एक एग्जांपल दिया ताकि तुमको याद रह जाए कि भैया कोई एक माइंस था छत्तीसगढ़ का, उसको मैंने टैग मिला है कार्बन बॉम्ब का, है ना? तो कार्बन बॉम्ब का टैग मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि वो 1 गीगाटन रिलीज करते रहेगा। बस इतना याद रखो, कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट। और कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट 2-3 बार इसी साल न्यूज में रहा है। डायरेक्टली कोई तुमको बुकलेट में नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूज में पेपर वगैरह कहीं साइड में छोटा सा दे देता है, या एडिटोरियल में कहीं मेंशन कर देता है, कोई जो ऑथर रहता है लिखे हुए वो कहीं मेंशन कर देगा कि कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट था, ऐसा ऐसा फलाना। अदानी एक कोई प्रोजेक्ट लिया है ऑस्ट्रेलिया में अदानी कोई प्रोजेक्ट लिया था, तो उसको भी कार्बन बॉम्ब का टैग मिल गया था। क्यों? क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज करने वाला था। ठीक है, और साथ साथ में इसको भी ये किया गया। तो दो प्रोजेक्ट जो मुझे याद है मैं यहाँ मेंशन कर दिया उनको। कार्बन से रिलेटेड और क्या है कि केलिंग कर्व बोलते हैं। देखो अल्टीमेटली एनवायरमेंट क्या है ना कि तुम कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तुम या तो तुम्हें पढ़े हो तो तुमको आता होगा, और नहीं पढ़े हो तो नहीं आता। हाँ, इतना है कि अगर बेसिक्स अच्छा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने में हेल्प होगा। अगर बेसिक्स अच्छा है, अगर तुमको पता है कि कुछ गैस है जो कूलिंग है, कुछ गैस है जो तुम्हारे ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा नहीं है, अगर कौन सा है वो याद कर लिया हूँ ग्रीन हाउस गैस, तो जो नहीं है वो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, तो जो बेसिकली एग्जामिनर जो पूछता है वो 8-10 नाम में से ही पूछता है, टोटल 8-10 नाम में से ही पूछेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ दिया तो फिर सब कुछ गलत करके आएंगे। तुम ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन मुझे ये 10 नाम पता था और 11वां नाम मुझे पता नहीं था और मैं गलत कर दिया, तो बाकी लोग का भी गलत होगा, है ना? तो थोड़ा सा बेसिक्स अच्छा है तो कॉमन सेंस लगा पाओगे एग्जाम हॉल में। केलिंग कर्व क्या है? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये वो ग्राफ दिखाता है कि जो मैंने CO2 रिलीज हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसकी वजह से जो ग्राफ दिखा रहा है उसको केलिंग कर्व बोलते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और कितना CO2 रिलीज हो रहा है मैंने सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से, तो उसको ये केलिंग कर्व शो करता है, केलिंग कर्व। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि केलिंग कर्व रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो CO2 पे मारना। ठीक है ये किससे रिलेटेड? ग्रीन हाउस गैस वाले क्लाइमेट चेंज से। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी उसका कीवर्ड है छूटना नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोला था कि हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो डिटेल में दिखा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन बोला था वाटर पेपर वाला जो यूपीएससी 2024 में पूछा था, ये था। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना, जो हम बताया वही चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लेना। वैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्लास बस खाली अच्छे से ध्यान रखो, कुछ डाउट होगा क्लास में तो साथ ही साथ पूछ लेना। अब देखो 3 पढ़े, सॉरी CO2 पढ़े, CH4 पढ़े, ठीक, और एक क्या पढ़े? नाइट्रस ऑक्साइड। बताया नाइट्रस ऑक्साइड में ध्यान क्या करना, N2O। तो यहाँ पे NO और NO2 नहीं है, ठीक है, लेकिन N2O है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये दोनों कूलिंग गैस है। ये फैक्ट याद रखना, वहां पे ये मत कर देना, मिक्सचर मत बना देना। HFC, PFC, SF6 सीक्वेंसली याद करो। मैं बता रहा हूँ सीक्वेंसली याद करो क्योंकि इसका कुछ कारण है। H P सीक्वेंस देखो, H के बाद P आएगा, P के बाद SF ये आएगा, तीनों में F है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। अब ये है फ्लोरिनेटेड गैस है, ये 3 हो गए, ठीक। अभी कितना पढ़े हम लोग? रिप्लेसमेंट ऑफ CFC बट हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग HFC जब यूज किए तो इसको एज ए क्यों यूज किया हम लोग कि CFC जो गैस था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको हम लोग एलिमिनेट करने वाले थे। क्यों एलिमिनेट कर रहे थे? कि इसको हम लोग बोलते थे कि ओजोन डिप्लेट कर रहा है। इसको रिप्लेस करके क्या लाए? HFC लाए। लेकिन जब HFC यूज कर लिए 20 साल तो हमें पता चला कि ले HFC से तो हिट हो रहा है। क्यों? इसका पोटेंशियल हाई है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है इसका, है ना? तो ये HFC है। फिर PFC क्या है? परफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? बाय प्रोडक्ट इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अभी इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। पिछले 1-1.5 साल में तुम देखे होगे कि हर जगह मैंने कोई भी कंपनी आता है इन्वेस्ट करने तो इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है, बोलता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सपोर्ट करो, हम भी कुछ हाथ बटा देंगे, ठीक है। तो वहां से ये रिलीज होने वाला है, परफ्लोरोकार्बन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलीज करता है। SF6 क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इलेक्ट्रिकल, देखो 10 नाम बता रहा हूँ मैं सिर्फ 10 नाम बता रहा हूँ, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम 10 नाम याद रखोगे। बाकी मैं नहीं कह रहा कि तुमको इतना जो एलिमेंट टेबल है, ठीक है, केमिस्ट्री का वो सब याद रखना है। मैं बस कह रहा हूँ कि ये 10 नाम याद रखो जो तुमको वहां से क्वेश्चन उठ के आएगा। और टेस्ट सीरीज वगैरह हो, जहां भी तुम बैठ रहे हो, कोई भी PCS बैठ रहे हो एग्जाम का, UPSC का, वहां पे ये 10 नाम से तुम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखते होगे। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ठीक, यूज कहाँ पे हो रहा है? ये जो एज ए कैपेसिटर यूज होता है, जो तुम्हारा हाई टेंशन वायर गया रहता है ना, उसमें वहां पे जो पोल देखे होगे ऐसा, उसमें वहां पे एज ए इंसुलेटर यूज होता है ये, ठीक है। फिर कहाँ यूज होता है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस याद रखना, एक आइडिया रखना कि एप्लीकेशन क्या है SF6 का, कहाँ यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इम्पैक्ट ये में इक्विपमेंट में यूज हो रहा है, और ये भी बहुत ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका हाई है।
ठीक, मैं सीक्वेंसली कह रहा हूँ फिर से, CO2, CH4, NO2, N2O, सॉरी N2O, उसके बाद HFC, PFC और SF6। सीक्वेंसली बोला हूँ याद करने के लिए। ठीक, एक और नाम है, एक्स्ट्रा नाम देखो, CFC तो बोला कि हम लोग मैंने फेज आउट कर चुके हैं इसको, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीट हो रहा था इसकी वजह से। वो ओजोन जब डिस्कशन करेंगे तो वहां बताऊंगा। ऑलरेडी फेज आउट विया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोग इसको फेज आउट करने का बात किए थे, और इसको किससे रिप्लेस किए थे? HFC से। यही क्वेश्चन मेंस में पूछा था HFC के बारे में, सॉरी ग्रीन हाउस गैस, ये इसके बारे में पूछा था शायद, ओजोन लेयर के बारे में पूछा था, ओजोन लेयर के बारे में पूछा था, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पूछा था। देख लेंगे क्वेश्चन भी। ब्लैक कार्बन सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2। कुछ फैक्ट यहाँ पे अलग पेन से लिख दिया था मैं, बोल के दिख नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे ट्रोपोस्फेयर वाला जो ओजोन है, ठीक है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की तरह है ये। फिर वाटर वेपर जो है मोस्ट एबंडेंट, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, शायद तुमको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। वाटर वेपर मोस्ट एबंडेंट है, ये वाटर वेपर है। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंसली, थोड़ी यहाँ पे छोटा सा ये मैं मार्क कर दिया था, ये सारे जो थे इतना इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, CFC, ब्लैक कार्बन, वाटर वेपर, ठीक है। और एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है, ट्रोपोस्फेयर पे जो बाइक्स वगैरह जो हम चलाते हैं, व्हीकल्स की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, और वहां से जो ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर O3 हो जाता है, तो वो भी ओजोन है, ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना कि कुछ गैस को हम लोग कैटेगराइज किए हैं क्या चीज में? शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट में। कुछ गैस को हम लोग कैटेगराइज किए हैं शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट में, ठीक। क्यों किए हैं? कि वो उसका लाइफ है CO2 से कम है, CO2 से पहले ही वो अपना माने खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा जो CO2 जो मार्जिन है, कि जो CO2 से ज्यादा दिन तक जिएगा उसको हम लोग मैंने एक तरह से ट्रीट करेंगे, और CO2 से जो कम जिएगा उसको हम लोग शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट बोलेंगे। उसमें कौन कौन आता है? ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और HFC। ये, हाँ, ये क्या है? CO2 से इनका लाइफ कम है, शॉर्टर देन ये है, ठीक। ये फैक्ट याद रखना, शॉर्ट लिव्ड है ये, याद रहेगा। अब ये तुम देखोगे, शंकराइज पढ़े हो तो वहां पे ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेंचमार्क है कि अगर तुम इसको बेंचमार्क रख रहे हो तो ये उस हिसाब से 21 साल तक ये रहेगा, ये इतने समय तक रहेगा, इतने समय तक रहेगा एनवायरमेंट में, ये इतने समय तक रहेगा, ये इतने समय तक रहेगा। सॉरी, ये पोटेंशियल है, सॉरी ये पोटेंशियल है, और ये लाइफ टाइम है, ये। तो ये देखो, ये 12 साल मीथेन, और यहाँ पे HFC बोला तो 1 साल से 270 साल इसके बीच में, मतलब कोई HFC होगा जो 12 साल से कम भी जी रहा होगा, इसलिए हम लोग इसको, सॉरी ये अपडेट अभी मांग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलो, और कुछ पूछना है प्रिपरेशन रिलेटेड? चलो पूछो कुछ, तब तक होने दो इसको अपडेट। इसी तरीके से डिस्कस करना है कि चेंज करना है डिस्कशन में, बताओ। तो ठीक है सर। ठीक है, तुम देखो, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि मैंने कुछ चीज फास्ट पढ़ा रहा हूँ पता है, लेकिन तुम लोग हर चीज एटलीस्ट पढ़ चुके हो, ये एज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज जो नहीं पढ़े हो तुम्हारा ब्रेन कैच कर लेगा कि हाँ ये मुझे पता नहीं था, तो बस उसी ग्राउंड पे तुम रिवाइज करने बैठे हो। अब हो सकता है कि तुम शायद कुछ भी नहीं जान रहे होगे इसमें से, क्योंकि तुम अगर गलत चीज उठा लिए होगे तो तुम कुछ, हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ पता होगा, इससे ज्यादा भी पता होगा। तो बस यहाँ रिविजन करने बैठे हैं। बहुत अच्छा है कि तुमको एग्जाम से पहले तुमको पता है बहुत कुछ, बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज वगैरह लगा ही रहे होगे, तो तुम देख, तो एक सेकंड हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और जो पॉलिटी का 3 वीडियो अपलोडेड है, उसके आगे भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्विकली। जो भी मैंने बच गया था पोर्शन, हम लोग तो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ही लिए थे। फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, देख लेना वहां पे। वो कंटेंट जितना बता दिया हूँ उससे बाहर आएगा ना तो फिर किसी को आइडिया नहीं होगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। एक इलेक्शन कमीशन वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा हैवी है इस बार के लिए, क्योंकि इलेक्शन हुआ है, ठीक है। दोनों उड़ीसा वाले भी और इसमें भी लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जो 18th लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था वो अभी साल हुआ है, तो इसलिए इलेक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देख लेंगे, उसको और मैं कंटिन्यू करूंगा आगे।
क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस में तुम्हें इसलिए याद करवा रहा था, देखो ये सीक्वेंस इसलिए याद करवा रहा था कि ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से तुमको याद रहे। पहले CO2 बताया, फिर मीथेन बताया, फिर नाइट्रस ऑक्साइड बताया, फिर वही ट्रायंगल में HFC बताया, HPS, ठीक बताया। तो वही इसलिए याद करवा रहा था। तुम्हारा निमोनिक्स कुछ भी होगा, भगवान मैंने देखो निमोनिक्स कैसा होता है ना, निमोनिक्स वगैरह ऐसा होता है कि तुम अपने लिए बना लोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि तुमको हमेशा याद रहेगा। तुम किसी और के निमोनिक्स पे जाओगे और तुमको उसके लिए मैंने एटलीस्ट तुम अपने निमोनिक्स पे तुम 1 मिनट टाइम दे रहे हो, उसके निमोनिक्स पे तुमको 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। तुम कुछ भी बनाओ, मैं बनाया हूँ CM नीतीश HF का कोई ब्रीड होता है HF, तो मुझे याद रखने के लिए मैं अपना बनाया हूँ, पकड़ के सफाई किए। अब ये सीक्वेंस है, CM कार्बन, मीथेन, N से नाइट्रस ऑक्साइड, H से हेक्साफ्लोराइड, C से HFC, उसके बाद P से परफ्लोरोकार्बन और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो ये मेरा है, ये क्या बता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है। वो अरेंज द फॉलोइंग दे देगा इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये याद रखना जरूरी है, तुम कैसे भी याद रखो, मुझे नहीं फर्क पड़, मैं तुमको ये मत सोचना कि मैं बकाया मैंने वही वीडियो देखा हूं तो वही करूंगा। तुमको जो भी तुम देखो, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जो लोग बहुत सारा निमोनिक्स मैंने गाली के फॉर्म में ही याद रखते हैं या गाना के फॉर्म में ही याद रखते हैं। तो तुम्हारा मैंने इंडिविजुअल चॉइस है, तुम कहीं से भी कुछ भी करो, ठीक। अब लाइफ टाइम के एक्सपेक्टेंसी में खाली एक चेंजेस क्या है कि जो CO2 यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पहले मीथेन होगा, मीथेन 11 साल है यहाँ पे, देखो सर, सॉरी मीथेन 21 साल है, और सॉरी लाइफ टाइम इसका 12 साल है, और कार्बन का 100 साल है। तो कार्बन से पहले ही खत्म हो जा रहा है मीथेन, 12 ही साल में खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी में मीथेन जल्दी खत्म हो जाएगा एनवायरमेंट से, उसके बाद CO2 होगा, उसके बाद N2O, उसके बाद वही सीक्वेंस में, ठीक है। अब देखो ये फ्लोरो वाला था, तो फ्लोरो वाला देख रहे थे, तो CFC भी उसी काइंड का, मतलब इसी फ्लोरो वाले में ही आएगा, इसी वाले कैटेगरी में आएगा। लेकिन CFC क्या था, इसमें भी फ्लोरो है, ये भी इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई, मतलब ज्यादा ही होगा, कॉमन सेंस से भी लगाओगे तो ज्यादा ही होगा। अब OPSC क्या किया, जो क्वेश्चन पूछा था, ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द, ये वाला नहीं, ये देख लो क्वेश्चन, बस स्क्रीनशॉट ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस ज्यादा एबंडेंट है, तो देख लो यहाँ पे वाटर वेपर बताया था 60% है, एक फैक्ट अभी दिखाया था शायद यहाँ पे, ठीक है, एबंडेंट है। तो वाटर वेपर मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस पूछता तो शायद मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मार लेते, लेकिन एबंडेंट पूछा है तो वाटर ही वेपर रहेगा। तो पूछा भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी पूछा था, मोस्ट पोटेंट पूछा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुमको पोटेंट वही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो सीक्वेंसली बताया था CO2 CH4 जैसे सीक्वेंस बताया था, तो उसी में ये CFC वहां पे नहीं मेंशन किया हूँ, लेकिन तुमको आइडिया लगाना है, ये तीनों तो ऊपर में थे, तुमको आइडिया ये लगाना है कि भैया ये तीन के साथ एक ग्रुप CFC भी था जो उसको हम फेज आउट कर चुके हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत माइन्यूट ये में यूज होता होगा, इंडस्ट्रियल मैंने ऐसा मास प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है CFC, कहीं किसी बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता होगा, नहीं तो इन जनरल हम फेज आउट कर चुके हैं। जितना भी फ्लोरो वाला ये था वो सब हाईली पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है। तो कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना कि हाँ HFC PFC SF6 सब में फ्लोरो था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंसली कि ये तीनों ऊपर में था। CO2 तुम पढ़े हो, तुम जानते हो, और तुम देखे हो कि ये सीक्वेंस में ऊपर में था ये। उसके बाद CFC PFC जो भी होगा सीक्वेंसली, अब इन तीनों के बीच में कौन होगा, यही तीनों के बीच में कहीं पे होगा CFC, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये तीनों के बीच में होगा CFC, ठीक है, कहीं पे भी एक जगह पे होगा CFC, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका है, इन तीनों से तो हाई है एटलीस्ट, UPSC पूछा था 2020 या 19 में। फिर देखो यहाँ पे वार्मिंग कॉल्ड, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, तुमको अभी देख लिया जितना बताया मैं, उस हिसाब से देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके देखना हो रहा है कि नहीं। तुमको मैं बताया था ये चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है, कूलिंग गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड कूलिंग गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड अंडर द ग्रीन हाउस गैस, नॉट इंक्लूडेड, ये तो है पता है, ये भी है देख लिया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, अगर मान लो एग्जाम हॉल में भूल भी गए हो N2O, HFC तो याद होगा ना कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड पूछा है ये, ठीक है। तो ये दोनों गैस कूलिंग गैस है, इनको कूलिंग गैस भी बोला जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है ये, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये सब पूछ रहा है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। और ये भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अबंडेंट है, ठीक है, लेकिन इन सब में इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट और ज्यादा समय तक रह रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये कम से कम क्लाइमेट फोर्सिंग और क्लाइमेट फीडबैक, ये कम से कम मुझे नहीं भी तो तुम यहाँ पे 4-5 लोग उठ के डाउट पूछने लगोगे,
ये पोर्शन को छोड़ते हैं, ये क्लाइमेट फोर्सिंग जो है, तुम क्लाइमेट फोर्सिंग का हल्का सा बस इतना याद रखना, पॉजिटिव फोर्सिंग का मतलब होता है, फैक्ट याद कर लो, क्लाइमेट फोर्सिंग में पॉजिटिव फोर्सिंग को बोलते हैं जब एक्सेस ग्रीन हाउस गैस वार्म करेगा अर्थ को। बस ये फैक्ट याद रखना, क्लाइमेट फोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैस अर्थ को वार्म करेगा, और नेगेटिव फोर्सिंग में क्या होगा, जब वही ग्रीन हाउस गैस या फिर जो भी बने हैं वो अर्थ को ठंडा कर रहा है। तो कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज अगर अर्थ को ठंडा कर रहा है तो उसको नेगेटिव फोर्सिंग बोलेंगे, और कोई भी गर्म कर रहा है तो उसको पॉजिटिव फोर्सिंग बोलेंगे। ये फैक्ट याद रखना है। इसको यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, और इसी से रिलेटेड है कि मैंने कुछ हो गया कि नेचुरली कुछ फोर्सिंग हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा नेचुरली, फिर ह्यूमन की वजह से तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये वही वाला है, सिमिलर है, इसी के अकॉर्डिंग है। तो फैक्ट याद रखना कि क्लाइमेट फोर्सिंग जो होता है, कुछ पॉजिटिव फोर्सिंग जो कि अर्थ को गर्म कर रहा है, कोई भी फैक्टर, तुम अगर चाय पी रहे हो, चाय पीने की वजह से अगर अर्थ गर्म हो रहा है तो पॉजिटिव फोर्सिंग, ठीक है। तुम नहा रहे हो, नहाने की वजह से अर्थ ठंडा हो रहा है तो उस अर्थ उसको नेगेटिव फोर्सिंग बोलेंगे। ये फैक्ट याद रखना, जैसे भी रखना याद रखना। एक फैक्ट और याद रखना, CO2 इज लार्जेस्ट सिंगल क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट। CO2 जो है वो क्लाइमेट अर्थ को गर्म करने में या फिर ठंडा करने में, हालांकि हम जानते हैं कि CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि देखो वाटर वेपर का क्या है ना कि वो रिलीज हुआ और एक ही दिन में उसका लाइफ टाइम है, एक ही लाइफ स्पैन है उसका, एक ही दिन में वाटर वेपर जो बना है वो बनी खत्म हो जाएगा। लेकिन CO2 क्या है, रह रहा है एनवायरमेंट में, इसलिए वो सबसे उसको लार्जेस्ट सिंगल क्लाइमेट फोर्सिंग बोला जाता है एजेंट। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है मैं बता दिया, कुछ भी ऐसा जो अर्थ को ठंडा या गर्म करे वो क्लाइमेट फोर्सिंग है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, जो वार्म करे वो पॉजिटिव है, जो ठंडा करेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव फोर्सिंग है। एग्जाम में अगर सेंटेंस दे दिया स्विच करने के लिए, और ये इसके जगह में कूलिंग अर्थ डाल दिया, इसके जगह में हीटिंग अर्थ डाल दिया, तो अलर्ट हो जाना थोड़ा। क्लाइमेट फीडबैक, ये थोड़ा उससे थोड़ा और टफ टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक, कुछ भी ऐसा चीज जो एम्पलीफाई कर रहा हो, अर्थ को वार्म कर रहा हो, एम्पलीफाई कर रहा हो, कुछ भी ऐसा चीज जो एम्पलीफाई, अर्थ वार्म्स ड्यू टू फोर्सिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मैंने क्या कि तुम एक चीज किए, तुम ठीक है, तुम एक काम किए कि तुम पेड़ काटे, तो पेड़ काटने की वजह से वो क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, और क्या हुआ कि आइस मेल्ट हुआ, ठीक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम पेड़ काटे, तुम्हारा एक एक्शन हुआ, कुछ भी पेड़ काटे, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस बढ़ा, तो और क्या हुआ कि आइस तुम्हारा मेल्ट होना शुरू हुआ, जैसे मेल्ट होना शुरू हुआ तो जो भी ट्रैप CO2 थे वो और रिलीज हुए, ठीक है, और रिलीज हो गए। तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि एम्पलीफाई कर रहा है, कोई भी एक्शन को अगर एम्पलीफाई कर रहा है, जैसे कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर ठंडा भी करना हुआ तो कुछ हम लोग ऐसा किए कि ठंडा हुआ, उसकी वजह से और ठंडा हुआ, उसकी वजह से और ठंडा हुआ, तो कुछ भी चीज को एम्पलीफाई कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ये क्लाइमेट फीडबैक का में पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पे क्या करता है, उसको डैम्पेन या बैलेंस करता है। कंफ्यूज, तुम अगर शांत होकर देखोगे वीडियो को बाद में भी, तुम्हारे अपने नोट्स में भी अगर डालना हो तो डाल लेना। पॉजिटिव फीडबैक होता है कि कोई चीज को हम लोग किए स्टार्ट, और उसके बाद में सेकंड क्या हुआ, वो खत्म किया उसको, फिर और गया तो और खत्म किया उसको, फिर धीरे धीरे देखे कि वो पूरा खत्म ही हो चुका है। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक में डैम्पेन कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक में कोई एक्शंस को और एम्पलीफाई कर रहा है, या तो ठंडा या तो गर्म एम्पलीफाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी है ठंडा या गर्म, उसको क्या कर रहा है, डैम्पेन कर रहा है या फिर बैलेंस कर रहा है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया था कि सपोज की इंक्रीज इन CO2, अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है तो प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, CO2 इंक्रीज होगा तो प्लांट और ग्रो करेगा, इंक्रीज ड्यू टू एनहांस फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, दिस प्लांट ग्रोथ कैन लीड टू मोर कार्बन एब्जॉर्ब, और वही क्या करेगा कि कार्बन को, और प्लांट ग्रो हुआ तो और कार्बन एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इसी को हम लोग अगर ये वाला सेंटेंस को, CO2 इंक्रीज होता है लीड्स टू प्लांट ग्रोथ, इंक्रीज इन एनहांस फोटोसिंथेसिस, इसी को हम लोग CO2 फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यूपीएससी 2020 में पूछा था। CO2 फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पे प्लांट बढ़ने की वजह से और CO2 ये हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं CO2 फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो ऐसा ये तुमको आधा घंटा, मुझे तो जब क्लास ले रहा था मुझे लिटरली आधा घंटा लगा था, और बहुत लोग को डाउट भी आया था इसमें। तो मैं तुमको बस यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आना हुआ तो वो क्या देगा, वो एग्जाम्पल देगा, ठीक है, बोलेगा कि वोल्केनिक इरप्शन क्या है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, ये पूछेगा वो, और सेंटेंस देगा कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब तुमको पता होगा कि वोल्केनिक इरप्शन होने से क्या होता है, अर्थ ठंडा होता है, फिर और क्या होता है, तो इंफ्रारेड माने जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है लीड्स टू डिक्रीज इन इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ विल फर्दर कूल द सरफेस, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, डैम्पेन कर रहा है, वो इफेक्ट को डैम्पेन कर रहा है वो, ठीक है। दिस फीडबैक एक्ट टू डैम्पेन द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बैलेंस। तो
वो ऐसे ही देगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनना हुआ तो इसी कंडीशन में बनेगा कि तुम एग्जाम्पल पकड़ रहे हो। अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, आइस अल्बिडो। आइस अल्बिडो में क्या होता है कि आया लाइट और आइस को रिफ्लेक्ट कर दिया वापस, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो और कुछ आइस होता है जो मैंने आइस ट्रैप कर लेगा, जैसे आइस में लगा हिट और वो ट्रैप किया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्नो मेल्ट होगा, एक्सपोजर होगा डार्कर, जो जैसे आइस है, आइस का लेयर, इस पे हिट हुआ, ये एब्जॉर्ब किया थोड़ा सा लाइट और ये मेल्ट होने लगा। तो नीचे में जो डार्क मटेरियल है वो ऊपर आ जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे, लेयर पे आ जाएंगे, ऊपर लेयर पे आ जाएंगे। अब ये और ज्यादा हीट ट्रैप करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो बस इतना फैक्टर दिमाग में जो तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये रखना है कि कुछ ऐसा पढ़ा जो पॉजिटिव फीडबैक बता रहा था कि एम्पलीफाई कर रहा है, और नेगेटिव फीडबैक बता रहा था कि जो डैम्पेन कर रहा है कोई भी इफेक्ट को, ठीक है। अगर वो चीज को डैम्पेन मैंने लोअर कर रहा है और उसको धीरे धीरे स्लो करते जा रहा है, बैलेंस कर दे रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये फैक्टर, ये ओसेन एसिडिफिकेशन एज ए कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओसेन एसिडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इसका जो याद रखने वाला चीज है कि ये पीएच जो होता है डायरेक्शनल होता है, कि तुम ऐसा नहीं कहोगे कि 7 से नीचे कुछ भी गया तो ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर अभी 8 है पीएच ओशियन का, ठीक है, और वो 7.9 हो गया, ठीक है, फिर थोड़े समय के बाद 7.8 हो गया, फिर थोड़े समय के बाद 7.7 हो गया, तो ये डायरेक्शनल चेंज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओशियन एसिडिफिकेशन। डिस्पाइट कि ये बेस है, अभी भी ओशियन बेसिक फॉर्म में एसिड नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्शनल चेंज को हम लोग ओशियन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। क्यों? अभी देखो 7 से नीचे जाता तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो मटेरियल है वो एसिडिक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे अगर 10 भी है और 10 से तुम 9 आए तो बोलेगा कि ओशियन एसिडिफाई हो रहा है। पहले 10 था, अब 9 हो गया, मतलब एसिडिफाई हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओशियन एसिडिक फॉर्म में आ गया है, वो अभी भी बेस है, लेकिन डायरेक्शनल चेंज को हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे, कल्ट ओशियन एसिडिफिकेशन। अब उसमें जो मटेरियल जो लेन देन करता है वो कार्बोनिक एसिड बढ़ जाता है, तो कार्बोनेट आयन घट जाता है, उसकी वजह से CH3 क्या होता है कि जो एनिमल इसको जो अपना कोरल रीफ है, कोरल जो है, ठीक है, कोरल इसको कंज्यूम करता है, इसको अपने शरीर अपना बोन बनाता है इसी से। अब इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये तुम्हारे इतना तो मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में बता दिया था एज ए फैक्ट कि तुमको रिलेट कर पाओ, ये चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तुम देख लेना, तुमको समझ आ जाएगा। कैल्साइट कुछ मटेरियल है जो लेस सोल्यूबल होता है और एल्गे में पाया जाता है, आर्गोनाइट ज्यादा सोल्यूबल होता है, और कोरल और मल्स क्या है वो थोड़ा इसके टाइप स्नेल टाइप दिखता है ये, ठीक है, उसमें पाया जाता है आर्गोनाइट, ठीक, देख लेना। ये लेस सोल्यूबल है, ये मोर सोल्यूबल है। अब ये लेस सोल्यूबल मोर सोल्यूबल सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा वो दिखाऊंगा इधर, ठीक। ओशियन एसिडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बता दिया कि वाटर में जब भी CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, लीड्स टू हाइड्रोजन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से पीएच जो है डिक्रीज होगा, वाटर का पीएच डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन पीएच इज डायरेक्शनल, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट ओशियन एसिडिफिकेशन। समझ गए? अब आते हैं सैचुरेशन होरिजन। सैचुरेशन होरिजन क्या है? इक्विलिब्रियम, मैंने एक ऐसा पॉइंट जहां से नीचे जाने के बाद कुछ चेंजेस हो रहा है वाटर में, जैसे ओशियन वाटर का लेयर है, एक पोजीशन के बाद जाने के बाद कुछ चेंजेस हो रहा है ड्रास्टिकल में, लेवल बिलो विच कार्बोनेट आयन डिसॉल्व। कार्बोनेट आयन मतलब क्या? ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिसॉल्व होने शुरू हो जा रहा है, ठीक। उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन होरिजन। वाटर में ओशियन है, एक लकीर खींच दिया मैं, इसको मैं बोल दिया सैचुरेशन होरिजन, ठीक, क्योंकि यहां तक CaCO3 डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इसके नीचे जैसे जाना शुरू किया डिसॉल्व होने लगा। ये याद रखना, सैचुरेशन ओरिजिन क्या होता है ओशियन एसिडिफिकेशन में। एक लाइन होता है जहां पे जिसके नीचे जाने से CaCO3 या फिर कोई भी आयन, कार्बन का, कैल्शियम का आयन डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक। सैचुरेशन ओरिजिन ऑफ कैल्साइट ऑकर एट ग्रेटर डेप्थ। अब यहाँ पे लिख दिया ये सेंटेंस, यही सेंटेंस दे देगा कि सैचुरेशन है रीजन ऑफ कैल्साइट ऑकर एट ग्रेटर डेप्थ। तुमको पता है कि नहीं? एग्जाम हॉल में पता रहेगा कि नहीं ये सेंटेंस? ऑब्वियसली हाँ, क्यों? क्योंकि बताया कि कैल्साइट जो होता है लेस सॉल्युबल होता है, किसमें पाया जाता है? एल्गे। और यही कारण है कि एल्गे लोग मैंने ज्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं एल्गे लोग, ठीक है, लेकिन वही ये सब ज्यादा डेप्थ में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इनमें क्या रहता है? एर्गोनाइट। समझ गए? यही कारण है कि ये लोग सिर्फ अपर सरफेस वाटर में ही रहते हैं, एर्गोनाइट, ज्यादा डेप्थ में एल्गे पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैल्साइट है वो लेस सॉल्युबल है, धीरे धीरे वो ज्यादा मैंने नीचे भी जाते रहेंगे तो धीरे धीरे सॉल्युबल होते रहता है उन लोग का हड्डी, ठीक है, जो भी उन लोग का जो बॉडी बना हुआ है कैल्साइट से, तो लेस सॉल्युबल होता है, बोल के वो ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। यही सेंटेंस है कि सैचुरेशन ओरिजिन ऑफ कैल्साइट, जो कैल्साइट का जो सैचुरेशन ओरिजिन है वो ज्यादा गहरे पानी में पाया जाता है कंपेयर टू आर्गोनाइट। अगर एग्जाम में आया तो रिलेट करना। हाउ एल नीनो इफेक्ट विल इफेक्ट टू कोरल रीफ। अब तुमको पता होगा, ज्योग्राफी में एल नीनो पढ़े हो, तो एल नीनो में क्या होता है कि पेरू कोस्ट पे और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे कुछ चेंजेस होता है, तुम ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक। वहां पे चेंजेस हो रहा है, एल नीनो हो गया तो यहाँ पे बहुत बारिश होता है और यहाँ पे सूखा पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, सूखा पड़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर का जो ये है चेंज होता है, जो लोअर अंडर वाटर जो होता है ऊपर आता है, सरफेस वाटर नीचे चले जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेचुरेशन जो हॉरिजन है उसमें चेंजेस आता है, क्योंकि नीचे का जो मिनरल्स वगैरह वाला पानी था ऊपर आ जाएगा और ऊपर का जो पानी था वो नीचे चले जाएगा। इससे दिक्कत क्या होगा, कोरल रीफ को बहुत दिक्कत होगा इससे। ठीक है, कैसे होगा तुम सोचना, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ ये इसकी वजह से दिक्कत होगा। कैसे होगा तुम सोचना, तुमको पकड़ लोगे, आइडिया लग जाएगा तुमको। बस ये होगा कि नहीं, बस इसके लिए मैंने डाल दिया कि कैसे एल नीनो के साथ कैसे कोरल रीफ का लेना देना है, और कैसे ये मैंने वाटर का जो ये होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर का कंसेंट्रेशन जो चेंज कर रहा है, नीचे मिनरल वाटर है ऊपर आ गया, सरफेस वाटर नीचे चला गया। अब इसकी वजह से क्या है कि इसका जो कैपेसिटी था डिजोल्व करने का हाई था, ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पे कोरल रीफ बैठे हुए थे, अब इनको क्या किया, डिजोल्व करने लगा। ठीक है, ये चीज कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 लाइन बना दे रहा हूँ, एक सेचुरेशन होराइजन है, एक लाइसोक्लाइन है, एक कार्बन कॉम्पोजिशन डेप्थ है। तुम अगर ओपीएससी नहीं पूछा, लेकिन मैं श्योर दे रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इससे, मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर ठीक है क्वेश्चन टफ करना हुआ तो यहाँ से पूछ सकता है वो। तुम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिएगा, तुमको आइडिया रहेगा कि तुम कुछ चीज छोड़े नहीं हो एटलीस्ट। और ओशन एसिडिफिकेशन के ऊपर अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट ये सब कीवर्ड तो लिख के आओगे ना वहां पे, इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में। लाइकोस्लाइन एक सेचुरेशन होराइजन बताया जिसके नीचे से पूरा डिसॉल्व हो रहा है, बहुत मैंने डिसॉल्व होना शुरू हुआ है। लाइकोस्लाइन क्या है कि रेट ऑफ CO3 जो CO3 का जो डिसोल्यूशन है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक लाइन बनाया जो सेचुरेशन होराइजन का था, उसके नीचे बनाया लाइकोस्लाइन का, लाइसोक्लाइन का। अब उसके नीचे बना रहा हूँ एक CCD का, कार्बन कॉम्पोजिशन डेप्थ का। यहाँ पे डिसॉल्व होना शुरू हुआ, यहाँ पे ड्रास्टिकली डिसॉल्व होने लगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, डेप्थ एट विच कार्बोनेट डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक, तो 3 लाइन बना दिया हूँ, तीनों लाइन के थ्रू से याद रखना कि यहाँ पे सेचुरेशन होराइजन है, यहाँ पे लाइसोक्लाइन है, और यहाँ पे CCD है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ड्रास्टिकली डिसॉल्व ना हुआ, और यहाँ पे आते आते पूरा ही डिसॉल्व हो गया। इसके नीचे और मैंने कुछ बचा ही नहीं कि डिसॉल्व हो। ये 3 होराइजन वाटर में याद रखना, एनवायरमेंट रिलेटेड से, ऑर्गेनिज्म रिलेटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों होराइजन कि वाटर। अगर तुमको एक्वाटिक एनिमल का, ओशियन में अगर एक्वाटिक एनिमल का ये देखना है तो तुम इस फैक्टर से तुम पारा ये कर सकते हो। ठीक है, अगर पूछेगा कि एल्लिगेटर डेप्थ में पाया जाता है तो बोलना हाँ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैल्साइट होता है जो कि बहुत लेस सॉल्युबल है कंपेयर टू एर्गोनाइट। ठीक है, लेकिन फिर पूछेगा कि क्यों नहीं पाया जाता है, क्या एर्गोनाइट जो है वो ग्रेटर डेप्थ में पाया जाता है, तो बोला कि नहीं, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी हाई है, उसका सॉल्युबल हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में जल्दी। इसलिए जो कोरल होते हैं इसी से अपना घर बनाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है एर्गोनाइट रहता है उनके अंदर, इसलिए ऊपर ही में रहते हैं, ज्यादा नीचे जाएंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे उन का हड्डी। ठीक है, अब ओजोन डिप्लेशन देख लिए, ओशन एसिडिफिकेशन देख लिए, इससे बाहर किसी को आ गया ओशन एसिडिफिकेशन में, ठीक है, इससे बाहर आ गया कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, ये बता दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ से फैक्ट, जो भी था जानना तुमको बता दिया हूँ। एज पीएच ऑफ ओशियन फॉल्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज, जैसे पीएच अगर डिक्रीज हो रहा है, मैंने डायरेक्शनल बताया कि 9 से 7 हुआ या 9 से 8 हुआ, तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होगा। रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ लाइसोक्लाइन एंड CCD, सॉरी ये लाइसोक्लाइन है। जैसे जैसे मैंने पीएच डिक्रीज होगा तो ये विड्थ जो है इन दोनों के बीच में, अब 3 होराइजन बताया ना, अब कह रहा है कि पीएच डिक्रीज हुआ मतलब एसिडिफाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऊपर की ओर भागेंगे। क्यों भागेंगे, इनका डिसॉल्व करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इनका डिसॉल्व करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन विड्थ ऑफ आइसोक्लाइन एंड CCD। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि ये बहुत ड्रास्टिकली डिसॉल्व कर रहा है, और ये बता रहा है कि अब यहाँ से और नीचे ज्यादा डिसॉल्व होगा नहीं। मुझे ध्यान नहीं है ये कैसे हो रहा है, एक सेकेंड। सेचुरेशन होराइजन है, और एक लाइसोक्लाइन है, और एक तुम्हारा CCD है। तो यहाँ पे बताया कि यहाँ से ड्रास्टिकली डिसॉल्व हो रहा था, और मैं यहाँ लिखा हूँ कि रिजल्ट्स इन डिक्रीज। अच्छा हाँ, वही सही लिखा हूँ, डिक्रीज बोला हूँ ना, मुझे लगा कि इंक्रीज, बैक ऑफ माइंड में इंक्रीज था। इन दोनों के बीच में डिक्रीज होने लगेगा, ड्रास्टिकली डिसॉल्व हो रहा है। और ये क्या है कि इसके बाद कुछ मैंने, अब देखो CO2 कंटेंट बढ़ते जा रहा है ओशियन में, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एसिडिफाई होते जा रहा है, अब डिसॉल्व होने का कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। तो जो ड्रास्टिकली डिसॉल्व हो रहा है ये दोनों के बीच में डिक्रीज हो जाएगा, पहले इतना था तो डिक्रीज होकर इतना हो जाएगा। ये कह रहा है सेंटेंस। कैसे होगा, तुम लगाओ दिमाग, तुमको समझ आएगा कैसे होगा, क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है ज्यादा। अब एक पॉइंट था जो बहुत दूर था कि हाँ धीरे धीरे डिसॉल्व होता, तो दूर था वो, लेकिन अब क्या है कि बहुत ज्यादा CO2 हो गया बोल के यहाँ पे एसिडिफाई ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है ज्यादा जल्दी। तो जो CCD था उठ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, CCD जो था ऊपर उठ के आ जाएगा, याद रखना ये चीज। और
हाँ देखो, ये मेंस में पूछ लिया था, है इंपॉर्टेंट, हर बार के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तुम अभी भी देखना, हो सकता है कि तुमको एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आ जाए। हम लोग क्या पढ़े? ग्रीन हाउस गैस पढ़े, फिर क्या देखे? ओशन एसिडिफिकेशन देखे। ग्रीन हाउस गैस में हम लोग क्या क्या जरूरी काम का चीज देखे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले बताया तुमको कार्बन फुटप्रिंट, बताया तुम्हारा जो पाँव का जो तुम कुछ भी कर रहे हो उसका छाप छोड़ के जा रहे हो, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बता रहे हो कि कार्बन अगर यूज किए तो उसका छाप छोड़े। फिर कार्बन बॉम्ब बताया कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो 1 गीगाटन से ज्यादा उसका लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम में रिलीज कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बताया, एग्जाम्पल दिया तुमको छत्तीसगढ़ का माइंस। ठीक, केलिंग कर्व किससे डील कर रहा है, कौन से गैस से? तो कार्बन से। कार्बन का रिलीज जो भी हो रहा है एटमोस्फेयर में उसको बता रहे केलिंग कर्व। और क्या बताया? 10 गैस पढ़े हम लोग यहाँ पे, 10 गैस पढ़े, उसमें से एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी था, वाटर वेपर भी था, मिला के 10 हुआ। बाकी 8 बोला कि तुमको एग्जाम में मोस्टली 8 के ही ऊपर क्वेश्चन आएगा, वाटर वेपर एक्स्ट्रा में रहता है। ठीक है, ये यूपीएससी 2024 में पूछा था, देख लो, कर लोगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा था, इनमें से किसमें होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन? ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हालांकि मैंने एप्लीकेशन बेस्ड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एप्लीकेशन बेस्ड है। यूपीएससी थोड़ा बोला ना कि कुछ ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। अब इसमें से किसी एक में नहीं है, या तो फॉर्मिंग एजेंट में नहीं है, इसका आंसर ओनली 3 होगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने चारों होगा, लेकिन इस बार से यूपीएससी ऐसा क्या किया कि मैंने ऑल 4 में नहीं देखे, कुछ ओनली 3 होगा इसका आंसर शायद से, देख लेना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा था, हाइड्रो। फिर क्या देखे हम लोग? देखे क्लाइमेट फोर्सिंग, क्लाइमेट फीडबैक। क्लाइमेट फोर्सिंग और क्लाइमेट फीडबैक देखे। यहाँ पे बताया जहाँ पे अगर अर्थ को वार्म कर रहा है तो पॉजिटिव वाला जो है वार्म कर रहा है, नेगेटिव जो फोर्सिंग है वो ठंडा कर रहा है। फिर फीडबैक वाले में देखे, पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफाई कर रहा है और नेगेटिव फीडबैक में डैम्पेन या बैलेंस कर रहा है। ठीक, फिर ओशन एसिडिफिकेशन देखे, कैल्साइट, आर्गोनाइट, और फिर 3 होराइजन देखे। एक होराइजन था जो सेचुरेशन होराइजन था, एक था लाइसोक्लाइन जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा था, डिजोल्व हो जा रहा था तुम्हारा CaCO3, और यहाँ पे इसके बाद नीचे और कुछ डिजोल्व होना ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं जो डिजोल्व होगा, इसको CCD बोल रहे थे। अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ चुका है पिछली बार, और डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछता है यहाँ से। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है वो, ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसको हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं। पॉल्यूटेंट की तरह रहता है, शॉर्ट लिव्ड है। 4 शॉर्ट लिव्ड तुमको बताया, 4 शॉर्ट लिव्ड तुमको बताया, तुम किसी को याद है तो बताओ। 4 शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट नाम बताओ। अभी ऊपर में बताया था 4 शॉर्ट लिव्ड, एक एक करके कोई भी बोलो ना, तुमको कुछ भी याद है तो बताओ, कोई 4 कंप्लीट हो जाएगा, कोई ना कोई तो दे ही देगा आंसर। सर, ब्लैक कार्बन, हाँ, ब्लैक कार्बन, मीथेन, फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाँ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, CH4 एंड HFC, HFC। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये वाला देखना, ये वाला ऐसा तुम बताया ना कि 1 से 270 साल तक इसका लाइफ स्पेन है। ठीक है, 1 से 270 साल तक का लाइफ स्पेन है इसका। मैं क्या बोला? शॉर्ट लिव्ड कौन से पॉल्यूटेंट है? ये वही पॉल्यूटेंट है जिनका कार्बन से कम है लाइफ स्पेन। ठीक है, उसमें से स्पेशल जो केस है HFC है। ठीक है, वहां पे तुम एग्जाम हॉल में तुम खुद से बोलोगे कि अरे उसमें तो कहीं देखा हूँ 270 साल तक वो रह रहा है, तो HFC तो नहीं होगा, सबसे पहले उसी को एलिमिनेट कर दोगे। इसलिए मैं बोला कि 4 शॉर्ट लिव्ड को याद रखो एटलीस्ट, मिनिमम। ठीक, तो ट्रोपोस्फेरिक जो है एक शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, बता चुका हूँ। स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये क्या है? ये जो कुछ भी गेम कर रहा है वो ट्रोपोस्फेयर में कर रहा है, एज ए पॉल्यूटेंट डील कर रहे हैं इसको हम लोग। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये गुड ओजोन है, ये हम लोग को बताता है हार्मफुल रे से। ये सब तुम पढ़े हो, कॉमन सेंस से जानते भी होगे। O3 डिक्लाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 8-9 से कि हाँ ओजोन वैसा है वैसा है, O3 जो ऊपर में बचाता है। अब ये डिक्लाइन कैसे हो रहा है? डिक्लाइन होने का सिंपल सा फंडा है कि CFC किस टाइप का एलिमेंट है? नॉन कोरोसिव, नॉन इन्फ्लेमेबल, लो टॉक्सिक, केमिकली स्टेबल। अब ये सब उसका जो फीचर्स है, इसी की वजह से ये आसमान में जाके पहुंच जाता है आसानी से। ठीक है, कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाता है आराम से। नॉन कोरोसिव है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। अगर इन्फ्लेमेबल होता तो क्या होता? कहीं पे भी जल जाता है, कुछ भी मैंने इसको एज ए मैंने आग पकड़ता तो जल के खत्म हो जाता है। टॉक्सिक कम है और केमिकली स्टेबल है। केमिकली स्टेबल होने का मतलब ये तीनों फीचर्स उसका स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो ऊपर चले गया आराम से। उसके बाद क्या किया? यूवी रेज के साथ केमिकली ये किया। ठीक, वहां से क्या हुआ? इसमें से यूवी रेज को क्या किया? क्लोरीन को बाहर कर दिया। क्लोरीन को बाहर कर दिया। अब क्लोरीन जो हो गया वो आवारा हो गया। इसको आवारा समझ लो कि अब वो किसी के साथ भी टकरा जाएगा। वो तो टकराया किसके साथ? O3 के साथ। O3 के साथ क्या किया? जब टकरा दिया तो एक O3 को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया, अकेले कर दिया। अब O2 किसी काम का नहीं, और जो O3 था हमारे काम का था,
तो जब O2 खाली घूम रहे हैं और Cl जितना ज्यादा Cl रिलीज होंगे, वो Cl जितना ज्यादा रिलीज होंगे उतना वो O3 को बर्बाद करेगा। ठीक है, मैंने ये ऐसा समझ लो कि ये टॉक्सिक है और ये नॉन टॉक्सिक था, दोनों मिल गए तो इसको बर्बाद कर दिया। समझ गए, खत्म। इतना ध्यान रखना कि ये केमिकल है जो कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली तुमको फॉर्मूला नहीं पूछेगा वहां पे, तुमको एक आइडिया होगा क्लोरीन बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लोरीन के जगह पे अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन भी वैसे ही करता है, ब्रोमीन भी ऐसे ही आएगा, पहुंच गया आसमान में और वहां पे ब्रोमीन के साथ किसके साथ मिलेगा, यूवी रेस के साथ टकराएगा और फिर किसको करेगा, O3 को बर्बाद करेगा वो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। क्लोरीन ब्रोमीन एटम डिस्ट्रॉय O3 100 टाइम्स मोर देन Cl एटम। मैंने ये थोड़ा ये तो अगर क्लोरीन वर्सेस ब्रोमीन में करेंगे तो ये ज्यादा टॉक्सिक है, ज्यादा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, इसके साथ जो भी मिलेगा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम लोग जो तुम्हारे देखोगे लाइब्रेरी वगैरह में या फिर जो भी हॉस्पिटल वगैरह में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें यूज होता है, ब्रोमीन होता है। और क्या है, ये अभी हम देख रहे हैं किसके बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में। वहां पे क्या क्या देखे कि CFC गैस था जो स्टेबल होने के कारण पहुंच जा रहा था आसमान में, वो यूवी के साथ मिलके क्लोरीन अलग हो जा रहा था और क्लोरीन जो फ्री जो क्लोरीन है वो किसको बर्बाद कर रहा था, O3 को। वैसे ही ब्रोमीन जाता था आसमान में और आसमान में मिलके यूवी के साथ अकेले होता था, खुद को अकेले करता था, अकेले होने के बाद फिर वो ऑक्सीजन O3 को बर्बाद कर रहा था, ज्यादा 100 टाइम्स मोर देन क्लोरीन एटम। अब आते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब ये एक कारण है, एक तो क्लोरीन हुआ, एक ब्रोमीन हुआ, एक और कारण है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। जो पोलर में जो क्लाउड फॉर्म हो रहा है वो एक कारण है। कैसे, अब ये क्या करता है, आइस पार्टिकल है विच फ्री क्लोरीन एटम फ्रॉम रिजर्वायर। ठीक, गिव सबस्ट्रेट आइस पार्टिकल कर क्या रहा है, देखो ये आइस पार्टिकल जो सबस्ट्रेट है इसके पास, क्योंकि पोलर में क्या होगा, ठंडा ही चीज होगा, ज्यादा ठंडा होगा। जो इक्वेटर में जो थोड़ा ठंडा है वो ज्यादा ठंडा होगा पोलर में, तो वहां पे जो आइस पार्टिकल क्लाउड होता है वो एक सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है ये। ठीक, पहला चीज। दूसरा क्या है, ऑल्सो एब्जॉर्ब नाइट्रोजन विच कुड हैव स्टेबलाइज्ड क्लोरीन और ब्रोमीन। दो काम है पोलर PSC का, दो काम है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का दो काम है। एक है कि एज ए सबस्ट्रेट विच फ्री क्लोरीन एटम को फ्री कर दे रहा है। ये क्लोरीन एटम को क्या कर रहा है कि फ्री कर दे रहा है। जैसे मान लो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में गया तो इसके साथ मिला क्या, सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट था PSC का सबस्ट्रेट मिला क्या था, वो आइस पार्टिकल, और क्लोरीन को अकेला कर दिया। अब एक अकेला क्लोरीन क्या है, तबाही है। किसको तबाह करेगा, O3 को। ठीक है, तो एक कारण है ये भी कि ये भी बर्बाद कर रहा हो। अब तुम मेंस में जो पूछा था क्वेश्चन, तुम ये सब लिखते ना कि ब्रोमीन क्लोरीन PSC ये सब कर रहे हो, जिनको डिप्लेट कर रहे हैं, वहां पे लिखते फैक्टर। ठीक है, और क्या करता है ऑब्जर्व, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, दो काम कर रहा है। बर्बाद कैसे कर रहा है, दो तरीके से। एक तो कि CFC के साथ मिलके सबस्ट्रेट मिला और क्या कर रहा है, क्लोरीन को अलग कर दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन, ठीक है, जो ये नाइट्रोजन का काम क्या था कि क्लोरीन और ब्रोमीन को स्टेबलाइज करता। नाइट्रोजन मिलता क्लोरीन के साथ तो कुछ भी बनाता है, NCl बना देता, कोई भी एक कंपाउंड बनाता, मान लो कोई भी कंपाउंड बनाता, स्टेबल कंपाउंड बना देता। ब्रोमीन के साथ कुछ भी एक स्टेबल कंपाउंड बनाता। तो दो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पहला तो ये क्लोरीन को अकेला कर दे रहा है, ऊपर से जो कुछ भी नाइट्रोजन ऊपर में पहुंच रहे हैं मुश्किल से, ठीक है, उनको अपने साथ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी कि अपने साथ नाइट्रोजन के साथ स्टेबल कोई कंपाउंड बना ले रहा है। समझ गए। तो अल्टीमेटली ये कह रहा हूँ कि ये बहुत, ये लोग से भी ज्यादा मैंने ज्यादा नुकसान कर रहा है। कैसे, एक तो क्लोरीन को अलग कर दिया, ऊपर से जो नाइट्रोजन था उसको अपने साथ ले गया। और नाइट्रोजन का काम क्या था कि स्टेबलाइज करते इनको, तो नाइट्रोजन भी नहीं छोड़ा इनके साथ स्टेबलाइज होने के लिए, है ना। तो इसलिए तीसरा फैक्टर ये है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी इंपैक्ट करता है ओजोन डिप्लेशन में। तीन देखे इंपॉर्टेंट। अब है ओजोन डिप्लेशन प्रोमिनेंट इन अंटार्कटिका। अब पूछा है कि मेरा सवाल उठता था कि जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो अंटार्कटिका में देखे कि सबसे ज्यादा बड़ा होल है, तो क्यों है, तो कारण यही था, ये वाला पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कारण था। बिकॉज अंटार्कटिका स्ट्रेटोस्फेयर मच कोल्डर व्हिच एनेबल फॉर्मेशन ऑफ PSC। ठीक है, PSC जो था उसका ज्यादा फॉर्मेशन हुआ था क्योंकि ज्यादा ठंडा है। अब डिफरेंस आएगा कि आर्टिक से ज्यादा अंटार्कटिक में क्यों है, आर्टिक ज्यादा ठंडा है, अंटार्कटिका ज्यादा ठंडा है। क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ भी लैंड वाला सीन नहीं है वहां पे। ठीक है, सब आईसी है, और ऊपर में क्या है कि ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वगैरह ज्यादा है, थोड़ा सा हीट ट्रैप रहता है, तो बोलकर टेम्परेचर ज्यादा रहता है कंपेयर टू अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में ज्यादा आईसी एनवायरमेंट है, ज्यादा कूलिंग कूलर एनवायरमेंट है, बोल के ज्यादा फॉर्मेशन होता है PSC, और बोल के ज्यादा ओजोन डिप्लेट होता है। ठीक, फैक्टर रिलेट करना। एग्जाम हॉल में तुमको वहां पे जो देगा क्वेश्चन, वो बस यही एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको बेसिक्स पता है। तुम अगर बेसिक छोड़ के भागोगे, तुम बोलोगे कि मुझे कुछ याद ही नहीं करना है, तो फिर वहां एग्जाम हॉल में जाके देखना दूसरे का मुंह। गिव सबस्ट्रेट विच फ्री क्लोरीन एटम, बताया तुमको अभी, यही साइंस हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि PSC कर क्या रहा है, तो वही चीज फिर से देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ PSC, तो PSC क्या करेगा, क्लोरीन को रिलीज करेगा, O3 डिप्लेट करेगा। मोलकुलर एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल वोर्टेक्स, लीड्स टू कोल्ड एयर सर्कुलेशन,
अगर देखो ज्यादा कूलर एयर है, ठंडा है, हवा ज्यादा है अंटार्कटिका में, तो क्या होगा, पीएससी फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और फॉर्मेशन क्या होगा, पोलर वोर्टेक्स का, पोलर वोर्टेक्स का भी फॉर्मेशन होगा। ये पोलर वोर्टेक्स करता क्या है, और ठंडा कर देता है ये, ठीक, और ठंडा कर दिया, और ठंडा कर दिया, इससे और पीएससी फॉर्म हुआ, इससे और ज्यादा अंटार्कटिका में ये होते रहा। तो यहाँ पे जो ठंड होने की वजह से स्टेबल जो वोटेक्स है यहाँ पे अंटार्कटिका में हाई है, बोल के कंपेयर टू दिस अंटार्कटिका में ज्यादा ओजन डिप्लेट होता है। अगर क्वेश्चन बना कि अंटार्कटिका में क्यों होता है, तो बस यही ध्यान रखना कि पीएससी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है अंटार्कटिका में, और क्यों होता है, तो पहला कारण बताना कि अंटार्कटिका ज्यादा कूलर है। क्यों ज्यादा कूलर है, कि वहां पे स्टेबल वोटेक्स फॉर्मेशन होते हैं, जो कि लंबे समय तक वहां पे घूमते रहता है ऊपर में, ठीक है, अंटार्कटिका में। ये हो गया तुम्हारा ओजन के बारे में। और ट्रॉपिकल ओजोन के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल ओजोन होल जो है रिसेंटली ऑब्जर्व, अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया 2018 से, मेरे को जहां तक याद है 2018 से इसको नोटिस किया गया है कि हाँ जो ट्रॉपिकल ओजोन होल भी हो रहा है, क्रिएटेड ड्यू टू ह्यूमन। कोई भी इंसान अगर कुछ रिलीज कर दिया है गैस वगैरह, तो वहां पे उसकी वजह से जो होल हो रहा है, जैसे सीएफसी, ठीक है, सीएफसी ह्यूमन रिलीज है, ह्यूमन ये है, ठीक है, वहां पे रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से क्रिएटेड ड्यू टू ह्यूमन रिलीज गैसेस, इट इज थ्रू आउट द ईयर, और ये थ्रू आउट द ईयर होते रहता है। यहाँ पे क्या है कि जब ठंडा हुआ, जब माहौल बना, पीएससी फॉर्म हुआ, तब जाके बर्बाद किया। ये क्या है कि जैसे हम लोग ब्रोमाइन रिलीज किए, जैसे हम लोग सीएफसी रिलीज किए, तो ये वही को उसी समय जाके थ्रू आउट द ईयर रिलीज करते रहेगा ये, और वहां पे ठंड पे डिपेंडेंट है कि विंटर आया तो पीएससी फॉर्म होगा, और ट्रॉपिकल ओजोन क्या है कि थ्रू आउट द ईयर रहता है, ये फैक्टर याद रखना। और जो पोलर जो ओजोन डिप्लेट होता है अंटार्कटिका या आर्टिक का, वो सीजनल होता है, क्योंकि जैसे विंटर आएगा उस समय वो ज्यादा डिप्लेट करेगा। लेकिन ट्रॉपिकल वाला ओजोन जो होल है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, ये भी फैक्टर याद रखना। अनलाइक अंटार्कटिका ओजोन, इट इज थ्रू आउट द ईयर विंटर सीजन में, ये अंटार्कटिका वाला विंटर सीजन में रहता है। अब क्या कि कुछ ओडीएस के बारे में पूछा था मेंस में, ओडीएस की ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर HBFC, ये ब्रोमाइन वाला है कुछ, ठीक है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक और है, एक सेकंड लाइन पर वो बता रहा हूँ, एक और मैं देखा था कहीं पे, अगर है तो मैं बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा कुछ था, मिथाइल था सर, हाँ मिथेन, मिथाइल ब्रोमाइड ऐसा कुछ था। हाँ होगा, मेरे को ध्यान आ रहा है जैसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रहो, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं, मिथेन ब्रोमाइड, चलो मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बस एटलीस्ट मिनिमम इतना 4 याद रखो। और ये वहां पे पूछा था मेंस में, ठीक है, वहां मेंस में पूछा था ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या बताओगे, तो मैं ऊपर में दिखाया, यहाँ पे डिप्लेटिंग सब्सटेंस में तुम केमिकल नेम तो यहाँ पे ये 4 लिख देना, और एक पीएससी भी बताया कि कैसे ये पीएससी क्या कर रहा है, ठीक है। अब वहां पे और क्या था, ओडीएस डिस्कस अंडर, कहाँ पे डिस्कस हुआ था, वियना कन्वेंशन में 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब ये कन्वेंशन था, फिर बाद में ये प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हुआ, 1987, ठीक, नॉन बाइंडिंग था फॉर रिमूवल ऑफ क्या, सीएफसी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर पूछता है कि किससे डील कर रहा था, तो वो ओडीएस सब्सटेंस से डील कर रहा था, मैंने स्पेसिफिकली सीएफसी से डील कर रहा था वो। और ये क्या था, ये ओडीएस से डील कर रहा था कि ओडीएस को हटाना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में थोड़ा स्पेसिफिक हो गए हम लोग कि नहीं, हम लोग को सीएफसी ही हटाना है, ठीक है, सीएफसी ही हटाना है। और एक किगाली एग्रीमेंट था जो 2018 में 19 से स्टार्ट होने वाला था, इंप्लीमेंट होने वाला था। इसमें एचएफसी हटाने का बात हुआ था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्यों, क्योंकि हम लोग ये सीएफसी का अल्टरनेट माने थे एचएफसी को, ठीक है। ये एचएफसी जो है वो ओजोन नहीं डिप्लेट कर रहा है वो, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बता रहा हूँ, और एचएफसी अलग है, ये दोनों अलग है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे ये अलग है और एचएफसी अलग है, एचएफसी अलग है। ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यहाँ पे क्लोरीन है, और ये क्लोरीन ही जाके डिप्लेट करेगा वो ऑक्सीजन को, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम लोग किगाली एग्रीमेंट से हटाए थे किसको, किगाली एग्रीमेंट जो था उससे हटाए हम लोग एचएफसी को, जो एचएफसी हम लोग इसका रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए, उसको किगाली एग्रीमेंट में हटाया, और इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हटाने का बात शुरू की, इसको रिमूवल करना है बोल के, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ, एक नाइट्रस ऑक्साइड भी ओडीएस है, याद रखना, कहीं टेस्ट सीरीज में देखा था मैं फैक्ट, याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड भी ओडीएस है, कोई टेस्ट सीरीज में देखा था, इसलिए मैं बोल रहा था कहीं तो कुछ मेरे को याद आ रहा है, एक्चुअली एक्स्ट्रा लिखा था कहीं पे,
मुझे नहीं पता था कि ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड भी, लेकिन हम जान गए हैं तो अब इसको मान लेना कि ओडीएस है। अब एक है OH जो है, OH ग्रुप क्या करता है, वो रिमूव स्ट्रेटोस्फेरिक ओडीएस। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओडीएस है ये क्या करता है, उसको हटा देता है। जो भी स्ट्रेटोस्फेरिक ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इनको OH क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज होने का मतलब स्टेबल कर देगा ताकि वो लोग ऑक्सीजन को डिस्टर्ब ना करें। बट नैनो पार्टिकल बाइंड्स OH। अब जो नैनो पार्टिकल है वो क्या करता है, OH को बाइंड कर लेता है, लीड्स टू डिक्रीज इन OH और लीड्स टू इंक्रीज इन ODS। तो ऐसा हम लोग नैनो पार्टिकल जो साइंस एंड टेक जो भी पढ़ा होगा और एप्लीकेशन पढ़ा होगा नैनो पार्टिकल का, हम नैनो पार्टिकल जितना भी हम लोग पढ़े हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं कि नैनो पार्टिकल अच्छा के लिए कुछ बहुत कुछ अच्छा है। मैंने क्या ही वो मैंने ट्रीटमेंट कर सकता है, ड्रग डिलीवरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है नैनो पार्टिकल। बहुत बहुत मैंने अभी 21st सेंचुरी में बहुत नया इनोवेशन है, मैंने गजब का इनोवेशन है, ये कुछ भी कर सकता है। हार्डेस्ट मटेरियल नैनो पार्टिकल से बनेगा, ठीक है। मैंने सबसे मैंने क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में अगर कुछ हो सकता है तो नैनो पार्टिकल हो सकता है, ऐसा टाइप का है, ओपन एंडेड। लेकिन इसका एक डिमेरिट जो मैंने दिखा था, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ मेंशन किया हूँ कि नैनो पार्टिकल जो है वो OH ग्रुप को बाइंड करता है और इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा है ODS को बढ़ाने में। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या नैनो पार्टिकल ODS को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो तुम्हारा दिमाग में ऐसा आएगा कि नैनो पार्टिकल तो बहुत अच्छा चीज है, नैनो पार्टिकल बहुत अच्छा चीज है। मुझे थोड़ा 2 मिनट टाइम दो, 1 सेकंड, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है, बहुत अर्जेंट है बस। तो अभी देख बता दिया मैं तुमको नैनो पार्टिकल का। मैंने हमेशा हम लोग मैंने बैक ऑफ माइंड में हमारे नैनो पार्टिकल बहुत पॉजिटिव है, मैंने सारे एस्पेक्ट को नैनो पार्टिकल इंपैक्ट करेगा अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या करा, नैनो पार्टिकल पूछ दिया कि नैनो पार्टिकल क्या ODS को बढ़ाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा कि जो OH ग्रुप जो था, जो OH रेडिकल था, वो क्या कर रहा था, इनको स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन नैनो पार्टिकल क्या कर रहा है, उसी को बाइंड कर दे रहा है, जो कि वो नहीं बाइंड कर दे रहा है तो बोल के क्लोरीन वगैरह फ्रीली घूम रहे हैं, अपना आराम से O3 को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अब किगाली एग्रीमेंट बता दिया ये। हालांकि किगाली एग्रीमेंट डायरेक्टली ओजोन से डील नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग गैस के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। HFC जो कि नहीं है O3 को डिप्लेट नहीं करता है, लेकिन जो कि रिप्लेसमेंट था CFC का। अब ये ग्रीन हाउस वाले केस में आ गया कि इसको हम लोग अब ग्रीन हाउस गैस माने, ये ग्रीन हाउस गैस है, इसको हमको हटाना है। तो उस कंडीशन में किगाली एग्रीमेंट को लाया गया टू फेज आउट HFC, क्योंकि ये इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अच्छा खासा है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 2019 से स्टार्ट हुआ है। इंडिया अपना लिया है लास्ट वाला ग्रुप में कि 2018 से, इंडिया का 2028 से शुरू होगा, स्टार्ट होने वाला था इंडिया का 2028 से। बाकी जो कंट्रीज थे USA वगैरह, वो 2019 से स्टार्ट कर चुके हैं। 2036 तक लोग एलिमिनेट कर देंगे। इंडिया बोला है कि मैं 2047 तक एलिमिनेट करूंगा, ठीक। अब इसका ये वहां पे हार्मफुल इफेक्ट पूछा था मेंस में, यहाँ तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक याद रखना, आगे इसका मैंने कहीं पे लिंक है कि O3 जो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ O3 मतलब कोई भी स्ट्रेटोस्फेरिक या फिर ट्रोपोस्फेरिक, दोनों, ठीक है, दोनों। O3 का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो स्किन हार्म करेगा, आई हार्म करेगा। तो उनको बहुत कॉमन सेंस वाला बात है कि सब क्या हार्म करने में आएगा तो कुछ भी हार्म कर देगा, तो हार्म करेगा। एक याद रखना खाली अच्छा सा फैक्ट कि ये जो स्मॉग होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये इंग्रेडिएंट है। स्मॉग जो बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेशन होता है। और स्मॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, समर स्मॉग। समर स्मॉग इसलिए बोलते हैं कि इसको टेम्परेचर चाहिए फॉर्म होने के लिए, ठीक है। समर स्मॉग प्रोमिनेंट इन अर्बन एरियाज, इंपैक्ट विजिबिलिटीज, स्पीड अप टेम्परेचर इन्वर्जन। ये इसका फोटोकेमिकल स्मॉग का याद रखना। ये एक्चुअली पॉल्यूशन चैप्टर में भी इसी चीज को पढ़ोगे तुम। लेकिन एक यहाँ पे डिस्कस हो रहा था O3 के बारे में कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो हम पहला ये तो यही है कि इंग्रेडिएंट एज इंग्रेडिएंट यूज होता है, क्या बनाता है ये, स्मॉग। उस स्मॉग को हम लोग समर स्मॉग भी बोलते हैं। टेम्परेचर को चाहिए अच्छा। अब शायद कहीं पे क्वेश्चन था इस पे, देखेंगे क्वेश्चन अगर मिलता है आगे तो देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन कहीं पूछा था। तो बाकी जो है सब तुम कॉमन सेंस से गेस कर लो कि हाँ बर्बाद, वेजिटेशन बर्बाद कर रहा होगा, ऑब्वियसली कर रहा होगा। यूवी रेज को अगर खत्म हो जाएगा, यूवी रेज अगर अंदर पेनिट्रेट करेगा, वेजिटेशन भी खराब करेगा, ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करेगा, एक्वेटिक एनिमल को भी इम्पैक्ट करेगा। किसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, सबको करेगा, जो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कर लेगा इम्पैक्ट। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ क्लाउड ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, क्लाइमेट चेंज का हम लोग स्टार्ट किए, ग्रीन हाउस गैस पढ़े, उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन पढ़े, ठीक। उसके बाद क्या देखे, ओशन एसिडिफिकेशन के बाद देखे हम लोग ओजोन डिप्लेशन। अब देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे क्लाउड का क्या इम्पैक्ट है। देखो क्लाउड का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे क्या है, इस पे OPSC 2 बार क्वेश्चन पूछा है। कब
एक बार 2022 में, एक बार 2024 में। 2022 में ओपीएससी पूछा है, सॉरी यूपीएससी 2022 और 2024 पूछा है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो मैंने बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बोलते हैं कि स्टैंडर्ड से 1 नंबर ज्यादा, तो एवरेज से बहुत थोड़ा सा ऊपर था क्वेश्चन। क्यों था उसका क्लैरिटी यह देख लो यहाँ पे। लोअर क्लाउड कंटेन्स मोर वाटर ड्रॉपलेट। जो लोअर क्लाउड होते हैं, मान लो कि 2 टाइप के क्लाउड पढ़े हो तुम ज्योग्राफी में, 3 कि एक सबसे ऊपर होता है कीरस, उसका सबसे नीचे स्टेटस, तो ऐसा टाइप में लेयर बाय लेयर पढ़े हो तुम। तो हम लोग यहाँ पे उस लोअर क्लाउड और हायर क्लाउड के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो कीरस क्लाउड को हायर क्लाउड बोलते हैं, और लोअर क्लाउड कंटेन्स मोर वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि वो नीचे में है तो अभी वाटर वेपर है, तो लोअर वाटर ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट रहता है, थिकर एंड मोर इफेक्टिव एट रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग रेडिएशन। मैंने थोड़ा थिकर है वो लोअर वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो इनकमिंग जो रेडिएशन जो ऊपर से आ रहा है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा ये डायग्राम देख लो, लोअर क्लाउड है, यहाँ पे अभी इवापोरेट होना ही शुरू हुआ था, थोड़ा डेंस था, ये भारी मोटा था, आया टकरा के चला गया, ठीक, लोअर क्लाउड। अब क्या, कुछ आने दिया, कुछ हल्का तो कुछ आएगा ही, मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैंने कंप्लीटली पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ आ सकता है, कुछ आया भी। तो यहाँ से जब ये करने के लिए बोला, लॉन्ग हो चुका था, तो ये पूरा करके जाने दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, लॉन्ग वेव को जाने देगा लोअर क्लाउड, ठीक है, और शॉर्ट वेव को रिफ्लेक्ट कर देगा, पावरफुल वेव को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। पावरफुल वेव को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये फैक्ट तुमको याद ही रखना है, ये डायग्राम तुम याद कर लेना कि लोअर क्लाउड जो होता है इनकमिंग रेडिएशन को बाहर भेज देता है वापस, ठीक है, और जो अर्थ से जो रेडिएट होता है इंफ्रारेड, उसको ये क्या करता है, मैंने पास कर देता है, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसको जाने देता है आराम से लॉन्ग वेव को, ठीक है, लोअर क्लाउड। अब यही कारण है उसका, देखेंगे इनकमिंग रेडिएशन बोलने से क्या, वो कोई भी रेडिएशन जो विजिबल रेंज में है या फिर यूवी रेज है, शॉर्टर वेवलेंथ है जिसका, ठीक है, एंड पासेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ का जो टेम्परेचर था उससे हीट होके जो मैंने एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिलीज हो। हाँ हाँ सर एटा আজি गोटे दिन पे खाली एनवायरनमेंट क्लास होची ना? नहीं ये कंटिन्यू चलेगा, ये कंटिन्यू चलेगा। देखो क्लाइमेट चेंज, हाँ बोलो। आओ एटा पढ़ा नहीं कि स्टैटिक पार्ट खाली करिबे ना करंट अफेयर पार्ट भी करो ना? देखो हम लोग दिन सुबह के टाइम में 9:30 से 11 या 11:30 बजे तक, जो भी मैंने कंफर्टेबल जिसमें भी मैं हो पाऊंगा, मैं स्टैटिक बताऊंगा, और शाम में सिर्फ एनवायरनमेंट का करंट अफेयर बताऊंगा, जो भी पिछले 3-4 महीने का, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे उल्टा जाएंगे। सितंबर पहले कवर करेंगे, फिर जून, फिर अगस्त जाएंगे, फिर जुलाई, फिर जून, ऐसे उल्टा जाएंगे, ताकि मैं मोस्टली क्या देखा हूँ, ओपीएससी का क्वेश्चन जो करंट अफेयर का था पिछले साल, वो सितंबर से था ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा मैंने अगस्त से था, मैंने ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से ज्यादा क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो हम मैं ज्यादा टारगेट करेंगे 4 महीने का एटलीस्ट कवर करके जाए, ठीक है, अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़े हैं, नाम भर का पढ़े हैं और कुछ काम का कुछ निकाल ही नहीं पाए उससे। बुकलेट जो आता है ना, आज से शुरू हुआ है क्या? हाँ क्या या आज से? हाँ आज ही से शुरू हुआ है। इसका पॉलिटी का जो वीडियो था रिवीजन, जो 3 क्लास था, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वो हम लोग पिछले महीने जब प्रीलिम्स पहुंचा था, 10 दिन बचा था, तब किए थे, ठीक है। जो डेट एक्सटेंड हो गया ना, तो पॉलिटी का किए हैं, 3 वीडियो है, उसको भी खत्म करेंगे पॉलिटी का, और 2-3 क्लास में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सारा डिस्कस करें, तुम वहां से देख लेना। अभी ये एनवायरमेंट का चल रहा है, एनवायरमेंट का मुझे लगता है कि 5-6 दिन में निपट जाएगा ये पूरा। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इसलिए टाइम से। एनवायरनमेंट क्या सर, एनवायरनमेंट यूट्यूब में आएगा या नहीं आएगा? बस नहीं, टेलीग्राम में ही चलेगा बस? ये यूट्यूब पे मे भी सर अपलोड करेंगे, श्रेयांश सर अपलोड करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, उनका चॉइस है, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ तुमको, पिछला पॉलिटी का पीडीएफ अपलोड हुआ था, ठीक है, पॉलिटी का पीडीएफ अपलोड हुआ था ग्रुप में, श्रेयांश साइंस एकेडमी में, टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन इसका नोट्स अपलोड नहीं हुआ, तुमको इसको करना ही पड़ेगा। तुमको यहीं से समझ लियो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अगर यूट्यूब में अपलोड हो गया तो वहां से तुम अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर का शाम में रहेगा, शाम में मैंने ऐसा ही चलेगा कि सुबह में स्टैटिक करोगे और शाम में, ताकि स्टैटिक्स थोड़ा रिलेट कर पाओगे करंट अफेयर, नहीं तो बिना स्टैटिक का करंट अफेयर जीरो है, तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा करंट अफेयर, खाली तुम करंट अफेयर पढ़ने भाग रहे हो तो। इसलिए स्टैटिक पढ़े रहोगे, क्योंकि देखो 3 दिन लगेगा, मान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल कन्वेंशन 3 दिन में निपटा दिए, तो जितना भी उसके रिलेटेड किसी भी करंट अफेयर हुआ है ना, बहुत इजीली समझ आएगा, कुछ नहीं करना है, बस खाली जो स्टैटिक पोर्शन है उसी में खाली एक्स्ट्रा खाली एक हेडलाइन बना देना है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। एग्जाम हॉल में वही पूछेगा कि ऐसा हुआ था क्या, तो हाँ, नहीं, ऐसा होता है। पैटर्न यही रहेगा,
तुमको जैसे समझना है पढ़ो, और अब टाइम बचा नहीं है तुमको, बस इफ एंड बट और बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अगर हो अवेलेबल तो करो, कल ऐसे ही 9:30 बजे, कल भी 9:30 बजे, परसों भी 9:30 बजे बैठेंगे। अगर कुछ ऐसा मेडिकल केस है, कुछ भी इमरजेंसी केस हुआ मेरे साथ, तो टाइम एक्सटेंड ऊपर नीचे होगा, लेकिन होगा, कंटिन्यू चलेगा ये एनवायरमेंट वाला, एटलीस्ट एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाउड ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे कैसे क्लाउड इंपैक्ट पड़ रहा है, मैं एक डायग्राम बताया, ये लोअर क्लाउड जो होता है थोड़ा मोटा होता है, बल्कि वो जो सन रेज आ रहा है पावरफुल, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इंफ्रारेड वाला जो रेज होता है, जो सन से, यहाँ पे देखो, यहाँ से इंफ्रारेड निकलता है, ठीक, और सन से जो निकलता है विजिबल रेज, यूवी रेज, इसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है। तुम अगर साइंस एंड टेक पढ़े हो तो ग्राफ तुमको याद होगा कि गामा रेज, एक्स रेज, ये सब पेनिट्रेट करते हैं, ये सब ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनका शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है, लैम्बडा से डिनोट करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। और जो इस तरह में होते हैं, ठीक है, विजिबल के बाद जो रेज आते हैं वहां पे रेडियो वेव्स, ये सब थोड़ा मैंने कम पावरफुल होते हैं, इनका वेवलेंथ जो होता है हाई होता है, लॉन्ग होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लाउड से क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे, वो देख रहे हैं। और यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है, और ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तुम अगर समझ गए हो तो आराम से क्वेश्चन देखते साथ सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाओगे। तो लोअर क्लाउड का देख लिया हम लोग, नाम इसलिए यहाँ लिख दिया कि लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमेशा जो अर्थ है वो इंफ्रारेड रिलीज करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग द सन रेज। सन रेज एब्जॉर्ब कर लिया है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया, वो विजिबल और यूवी रेज में, या फिर शॉर्ट वेवलेंथ में। ठीक, रिलीज किस फॉर्म में कर रहा है, इंफ्रारेड में, लॉन्ग वेवलेंथ में। फैक्ट जैसे याद रखना है, फैक्ट रखो, और जैसे भी याद रखना याद रखो, लेकिन ये याद रखो फैक्ट, इनकमिंग रेज होता है शॉर्ट वेवलेंथ होता है, और जो आउटगोइंग होता है अर्थ से वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है। और उसके साथ लोअर क्लाउड का क्या रिलेशन है वो जान लो। किरस क्लाउड हाई क्लाउड है, कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल। किरस क्लाउड हाई क्लाउड है, तुम पढ़े हो ज्योग्राफी में, किरस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड है, तुम उसको पढ़े हो तुम। यहाँ पे किरस क्लाउड को हाई क्लाउड बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल। अब वो आइस क्रिस्टल का बना हुआ है, एंड थिनर लेयर, और उसका लेयर भी थोड़ा पतला है। इनकमिंग रेज एंड ब्लॉक आउटगोइंग रेज, अलाउ इनकमिंग रेज, तो वही डायग्राम देखो, वो हाई क्लाउड है, पतला है थोड़ा, इसको आने दिया, लेकिन जब जाते समय इसको रिफ्लेक्ट कर दिया वापस। तो अब क्या है, क्लाइमेट चेंज पे कौन सा रेज, कौन सा क्लाउड इंपैक्ट पड़ रहा है, हीट ट्रैप कौन सा कर रहा है, हायर क्लाउड कर रहा है ना, हीट आया, इसको वापस कर दिया। तो क्वेश्चन अब वैसे ही बनेगा, देख लो। हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, जो हाई क्लाउड है वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है क्या, ठीक है, एंड कूल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाई क्लाउड, इसका उल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है, देख लो, ठीक, इसका उल्टा लिखा है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाई क्लाउड जो है ठंडा करता है क्या अर्थ को, कहाँ ठंडा कर रहा है, ये तो सनरेज को आने दिया और फिर ट्रैप भी कर लिया, ये तो गर्म कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 2022 में पूछा था। फिर बोला है लो क्लाउड हैव हायर एब्जॉर्प्शन, लो क्लाउड का एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का हायर एब्जॉर्प्शन है क्या इंफ्रारेड का, यानी कि जो अर्थ से निकल रहा है, तो नहीं, कहाँ, ये तो जाने दे रहा है ना। लो क्लाउड हैव हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट, ये तो कूल कर रहा है, हम लोग देखे कूल कर रहा है ये, ठीक है, ये तो कूल कर रहा है। तो अब क्वेश्चन जो बताया था क्लाइमेट फोर्सिंग बताया था ना, क्लाइमेट फोर्सिंग ऊपर में देखे तो वहां पे एक बताया पॉजिटिव, एक बताया नेगेटिव। तो जो लोअर क्लाउड है वो कूल करेगा, और हायर क्लाउड जो है पॉजिटिव फोर्सिंग का एग्जांपल बनेगा। इसलिए ये टॉपिक में बता रहा था क्लाइमेट फोर्सिंग, ठीक है। क्वेश्चन अब अगली बार जो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में ना, अगला इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा कि लोअर क्लाउड किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव फोर्सिंग का है या नेगेटिव फोर्सिंग का है। कॉन्सेप्ट वही है, वो जान रहा है, तुमको अगर पता है कि लोअर क्लाउड ठंडा कर रहा है, तुम बोलोगे कि हाँ ये ठंडा कर रहा है यानी कि नेगेटिव फोर्सिंग हुआ, और ये गर्म कर रहा है यानी कि पॉजिटिव फोर्सिंग हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो होगा यही होगा। तुमको थोड़ा आइडिया लेकर रखना पड़ेगा कि हाँ भैया कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है लेकिन अब पता चल रहा है, कैसे भी ऐड कर लेना। एक और क्वेश्चन इसी साल आया था 2024 में, ये देख लो, सेम उसी पैटर्न पे था कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम सॉल्व करना, देखना तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम अभी समझ गए हो तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा तुमसे, ठीक है। देखना इसी साल का क्वेश्चन 2024 का है। तुम मेन फोकस करो कि तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तुमको मैंने धनाधन आएगा, टेस्ट सीरीज ऐसा, स्पेशल सीरीज ऐसा, ग्रुप वो ग्रुप थाना ग्रुप करते रह जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एग्जाम में कभी कटअप क्लियर नहीं होगी। मेन जो स्टैटिक पोर्शन से ही कटअप डिसाइड हो जाता है। क्वेश्चन अगर स्टैटिक से टफ हुआ, कटअप बहुत नीचे गिरेगा, जैसा कि पिछले साल हुआ, ठीक है। स्टैटिक से क्वेश्चन टफ हुआ, कटअप नीचे गिरेगा, स्टैटिक से क्वेश्चन इजी हुआ, कटअप ऑटोमेटिक हाई जाएगा। करंट अफेयर सबका बस का बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वनडे एग्जाम का जो तैयारी कर रहा है वो लोग करंट अफेयर पर रट के बैठे रहता है, तो वो लोग के लिए एडवांटेज था, 2021 से पहले तक एडवांटेज था वो लोग के लिए, जो एसएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग करंट अफेयर वगैरह रट के बैठे हैं। वो लोग बुकलेट उठाते थे, मंथली बुकलेट, एक साल वाला 2023 से 2024 वाला उठाएंगे और सारा रट के बैठे रहेंगे, और वहां पे क्वेश्चन भी क्या आ रहा था, वन लाइनर। अब क्या आ रहा है क्वेश्चन कि सेंटेंस वाला आ रहा है,
दो सेंटेंस में कौन सही है कौन नहीं है। तो वहां पे अब यहाँ से ओएसएससी वाले जो वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे थे वो लोग ऑटोमेटिक गेम से बाहर हो गए। उनको क्या है, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं था, उनको मतलब था कि मुझे फैक्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है यूपीएससी, तुमको एटलीस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा तो तुम क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, कट ऑफ तुम्हारा ऑटोमेटिक टफ भी होगा तो तुम्हारा एटलीस्ट स्टैटिक से तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एकदम निश्चिंत रहोगे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा स्टैटिक अच्छा है। तो इन पोलर रीजन में जो क्लाउड है वो एग्जैक्टली बिहेव करता है अपोजिट। ये जो फैक्टर बताया ना, ये बताया कहाँ के लिए, ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के लिए बताया। लेकिन यही चीज जब ऊपर जाएगा, तुम अगर चले गए कहाँ पे, पोलर रीजन पे, अर्थ है, तो तुम यहाँ पे अगर ये फैक्टर देखोगे तो यहाँ पे जो लोअर क्लाउड होगा वो हीट ट्रैप करेगा और जो हायर क्लाउड होगा वो हीट को ठंडा, अर्थ को ठंडा करेगा। ठीक है, ये फैक्ट है, तुमको याद रखना है। समझ गए, फैक्ट है ये, तुमको याद रखना है। जो फैक्टर बताया यहाँ पे वो फैक्टर ठीक इसका ऑपोजिट पोलर पे होगा, ये क्लाउड वाला ठीक इसका ऑपोजिट होगा। मैंने ये कूल कर रहा है ना, ये नेगेटिव फोर्सिंग है, कूल कर रहा है अर्थ को, तो ये, और ये हिट कर रहा है, ठीक, पॉजिटिव फोर्सिंग है ये। तो पोलर में जाएगा जब, यही वाला मैप अगर डायग्राम पोलर में बनाऊंगा तो यहाँ पे ये स्विच हो जाएगा। बस इतना याद रखना। बस क्लास में शायद मैं जब बताया था तो वहां पे ये भी रीजन बताया था शायद इसके बारे में भी कि क्यों होता है, कैसे होता है। अभी उतना टाइम नहीं है, देख लो। और ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मेंस के लिए है। कुछ कीवर्ड है जो मैं बता दे रहा हूँ कि तुमको एटलीस्ट एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील हो। श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर देखना, क्रायो कहीं भी रहेगा ना, क्रायो इसका मतलब समझना कि कुछ ठंडा, कुछ आइस, कुछ नेगेटिव टेम्परेचर, क्रायो, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोस्फीयर। तो किससे रिलेटेड है ये क्रायो, वो कुछ टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर, अगर ये कीवर्ड तुमको पता ही नहीं रहेगा तो श्रिंकिंग हो कि इंक्रीजिंग हो कि डिक्रीजिंग हो कि एक्सपांडिंग हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुमको इसी का मतलब नहीं पता है। तो कह रहा है कि श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर, इसका मतलब ये होगा कि जो आइस वगैरह है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक, परमाफ्रोस्ट भी वही जो ठंडा एरिया जो है, परमाफ्रोस्ट जो परमानेंट टाइप का जो आइस रहता है नीचे में, वो थॉइंग हो रहा है। थॉइंग मतलब थोड़ा नाम से ही देखना कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड है, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, परमाफ्रोस्ट थॉइंग। अब क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इंपैक्ट है वहां पे, ऑप्शन एक ये डाल देगा, एक ये डाल देगा, और वाइल्ड फायर लगेगा। तुमको तो लगेगा कि हाँ वाइल्ड फायर तो होता होगा। अब ये श्रिंकिंग है कि एक्सपांडिंग है तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता हो तो तुम डाउट में बैठ जाओगे। परमाफ्रोस्ट का मतलब नहीं पता तो थॉइंग का मतलब नहीं पता तो तुम फंस जाओगे। तो ये कीवर्ड है, आते रहता है, न्यूज में भी आते रहता है कीवर्ड, ये कीवर्ड बकाया न्यूज में आते रहता है। ये सब मैं कह रहा हूँ, जो तुम कहीं भी द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो हर कोई मैंने छोटा सा टेबल में ऐसा देगा कि कुछ भी घट रहा है ना, थोड़ा सा दे देगा कि परमाफ्रोस्ट इज थॉइंग। ठीक है, नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा दुनिया भर का। तो कीवर्ड से ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। तुम ये चीज ध्यान रखना कि तुम जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट तुमको कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा बैठने का, तुम कितना भी बड़ा ज्ञानी हो गए और इसका कीवर्ड ही का मतलब नहीं पता, तो वहां पे बैठ के तुम वापस एग्जाम हॉल से वापस आओगे, कोई तुम्हें बोलेगा कि थॉइंग का मतलब था डिक्रीजिंग, ठीक है, या परमाफ्रोस्ट का मतलब था परमानेंट आइस। ठीक है, तो तुमको फिर रिग्रेट होगा। इससे कह रहा हूँ कि थोड़ा कीवर्ड पे फोकस करना, कुछ भी पढ़ रहे हो कीवर्ड पे फोकस करना। तुम पॉलिटी का जो कराया हूँ देखना क्लास, तुम नोटिस अगर किए होगे, हम जो नोट्स भी दिया था जो, उसमें खाली कीवर्ड लिखा हुआ था कि उसी कीवर्ड पे फ्रेम होगा क्वेश्चन तुम्हारा। बाकी जो सेंटेंस इज दैट, दिस दैट, ये सब रहता है, वो तो ठीक है, तुम्हारा इतना इंग्लिश अच्छा है कि तुम ग्रेजुएशन करके बैठे हो तभी एग्जाम का फॉर्म भर पाओ, तो तुम्हारा अच्छा है इंग्लिश, एज्यूमिंग कि तुम कुछ समझ रहे हो पढ़ के। लेकिन जो मेन कीवर्ड है तुम उसको तुम छोड़ के भागोगे आगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे। ठीक है, आर्टिकल, हाँ सर बीच में बोलने के लिए सॉरी। मगर सर जो पॉलिटी का आपने बोला कि पीडीएफ दिए हैं, मगर मैंने अभी सर्च किया वहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब फाइल सेक्शन में जाकर। क्योंकि वो क्या नाम से था मुझे तो खुद याद नहीं, लेकिन है, मुझे याद है कि मैं ही खुद अपलोड करवाया था, तो वो है वहाँ पे। ठीक है, तुम एक बार अच्छे से देखना, वो डेट बता दे रहा हूँ कब अपलोड हुआ होगा। अक्टूबर 10 तारीख से देखना, अक्टूबर 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में देखना, क्योंकि इसी टाइम में हम डिस्कस किए थे। तो 10 या 11 को देखना, 11 अक्टूबर को होगा वहाँ पीडीएफ। कंप्लीट पॉलिटी नोट्स होगा या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन का नोट्स होगा, ऐसे करके कुछ होगा, देख लेना। जो 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच वाले ही डेट में देखना। ठीक है, इसी में पीडीएफ होगा जो, वही है। ठीक है, तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, और वो जो नोट्स था वो पूरा कंप्लीट नहीं था, वो बस जो चैप्टर पढ़ाया था वही चैप्टर, उसमें 3 इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 घंटे। 14 अक्टूबर को है इम्पोर्टेंट पॉलिटी चैप्टर नोट्स पीडीएफ। हाँ बस, हाँ वही देख लो, वही है, वही सब डिस्कस हुआ था जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, वही उसी का नोट अपलोड किया था। ठीक है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन देख लो। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन मतलब से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, कि आर्टिक में कुछ ऐसा हो रहा है जो एम्प्लीफाई हो रहा है। वार्मिंग 4 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबल एवरेज में कुछ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है आर्टिक में वो 4 गुना ज्यादा है। उसी को हम लोग आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इक्वेटर में कुछ ऐसा हो रहा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, मैंने मान लो कि इक्वेटर में कोई आइस है तो वो 1% का ये स्पीड में घट रहा होगा।
ठीक, लेकिन वही वही तुम्हारा आर्टिक में 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड में घट रहा है, 4% की स्पीड से घट रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि कुछ भी इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है वो आर्टिक में ज्यादा तेजी से हो रहा है, 4 टाइम्स मोर फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। चेंज इन अल्बिडो, कारण क्या है? अल्बिडो का चेंज होना, डार्कर जो डार्कर सरफेस है वो ज्यादा एक्सपोज होते जा रहा है, लोअर क्लाउड ट्रैप है, जो क्लाउड ट्रैप है लोअर है, तो उसकी वजह से एम्पलीफाई होते जा रहा है। मैं बताया ना कि लोअर क्लाउड क्या करता है वहां पे आर्टिक में, पोलर में क्या करता है, वो हीट करता है। मैं बताया यहाँ पे इफेक्ट लिखा था ना, यहाँ पे देखो, पोलर रीजन में क्लाउड्स बिहेव एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल केस में तो ये ठंडा कर रहा था, लेकिन पोलर कंडीशन में क्या होता है, ये हीट ट्रैप करने लगता है लोअर क्लाउड। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल केस में जो लोअर क्लाउड होता है वो नॉर्मल केस में ज्यादा मैंने हीट ठंडा करता है, लेकिन पोलर में क्या करता है वो जाके लोअर क्लाउड ट्रैप्स हीट। समझ गए? तो रिलेट करने के लिए कुछ भी कहीं से भी रिलेट करवा देगा। तुमको बस है कि तुम अगर रिवाइज कर रहे हो तो अच्छे से करो रिवाइज थोड़ा। और देखो, मैं सब जान रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम जितना भी पढ़े हो उतना सफिशियंट है। ठीक है, तुम आज से ये मत सोचने लग जाना कि भैया मैं तो ये सब चीज पढ़ा ही नहीं हूँ तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम जितना पढ़े हो ना तुम्हारा उतना ही में खेल करना है। क्योंकि देखो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या है ना, स्टडी का खेल है। तुम कहीं से भी पढ़े हो, 20 दिन 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा होगा शायद, 15 दिन, हाँ आज तो हो गया 27, तो 3 इधर और 18 दिन बचा है शायद। ठीक है, 18 दिन बचा है, तो तुम 18 दिन में क्या कर सकते हो? जो तुम पढ़े उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और करंट अफेयर नहीं पढ़े हो, अगर स्टैटिक अच्छा है तो करंट अफेयर खाली देखोगे ना, हेडलाइन भी, तो तुमको स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ मैं तो एक जानता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल G20 के बारे में तुम अच्छे से जानते हो, ठीक, G20 के बारे में अच्छे से पता है तुमको, स्टैटिक पता है कि G20 में कौन 20 कंट्रीज है, कौन एक्स्ट्रा ऐड हुआ था पिछले साल, स्टैटिक है वो, मैंने ऐड हो चुका है अफ्रीकन यूनियन पिछले साल और एक यूरोपियन यूनियन, दो ग्रुपिंग, दो 19 कंट्री है और 2 यूनियन है। ठीक है, 19 कंट्री है, स्टैटिक तुमको पता है, तो उसके बारे में कुछ भी अब ऐड करना हुआ तुमको बहुत आसानी होगा, कि तुम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ G20 का मकसद क्या रहता है, कि ग्लोबली कुछ भी ऐसा हो रहा है क्राइसिस वगैरह, तो उसके में आके वो बना इसलिए था, स्टैटिक तुमको पता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए बना था। जो क्राइसिस आया था कहाँ पे, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया था उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था ग्रुपिंग। ठीक है, बैकग्राउंड पता है तुमको, करंट अफेयर आसानी हो जाएगा समझने में, वही कह रहा हूँ। फिर वैसे तुमको कोई और ग्रुपिंग दे दिया कि वो IMEAC करके तो ग्रुप था, G20 में बना था ये ग्रुप, इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, G20 में पिछले साल ये हुआ था, कल का न्यूज़पेपर में था शायद, कल के ही में था। ठीक है, तो उसमें G20 में बना है ये। इसका पर्पस क्या है कि इंडिया से यूरोप तक कनेक्ट करना है, जहां पे सऊदी अरेबिया, UAE, किसी का ऑन हो गया, अच्छा चलो, इंडिया से कनेक्ट करेगा EU को, यूरोपियन यूनियन को, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सब कंट्री उसमें मेंशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया वो सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका हाफिया पोर्ट कुछ है इसका, इजराइल का। तो वो सब ऐसा होता है कि तुमको ना स्टैटिक तुमको पता है, तुमको मैपिंग वगैरह अच्छे से पता है, तुम करंट अफेयर यूं ले जाओगे, यूं तुमको टाइम भी नहीं लगेगा, तुम ऐसे देखोगे खाली कि अच्छा इसमें यही दिया होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि हेडलाइन चेंज होता है। स्टैटिक तो मेन वही रहता है ना तुम्हारा जो स्टैटिक है। अभी जब तुम कॉप करोगे, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो एनवायरमेंट का यूएनएफसी का है, तुम अगर किए हो अच्छे से, और तुमको जब मैं बताऊं कि COP29 में हुआ क्या है COP29 में, तुमको हार्डली तुमको 3 मिनट लगेगा तुमको जानने में कि हुआ क्या है। इतना 10 दिन का मीटिंग था, उसमें हुआ क्या है, 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 13 तारीख से 24 तारीख तक चला है, उसमें हुआ क्या है, बस 2-3 लाइन ही कुछ काम का तुमको निकलेगा उसमें। इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा अभी या अभी के बाद स्टैटिक इज गॉड, ध्यान रखना। देखो आर्टिक इम्प्लीकेशन समझ गए, अब उसी से रिलेटेड एक कुछ इम्पैक्ट है उसका, जॉम्बी आइस स्टार्ट मेल्टिंग। इसका मतलब क्या है, स्टिल अटैच टू द लार्जर ग्लेशियर बट नो लॉन्गर फेड बाय न्यू स्नोफॉल। मतलब कि ये वो आइस है कि लार्जर ग्लेशियर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर से कोई आइस नहीं गिर रहा है यहाँ पे, इसका लार्जर जो आइस है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जॉम्बी आइस। तो ये क्या हो रहा है, आर्टिक इम्प्लीकेशन के जॉम्बी आइस पे फर्क पड़ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, वीकेंड पोलर वोर्टेक्स को कमजोर कर दे रहा है। ऑब्वियसली टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ये सब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट तो कुछ भी पड़ सकता है। अगर टेम्परेचर, आइस मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर तो कुछ भी मेल्ट हो सकता है ना, कुछ भी कर सकता है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। तो ये सब ब्रॉडर है जो इंपॉर्टेंट है। तुम वहां पे तुम सोचने लग जाओगे बैठ के, बोल के मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया हूँ, ये सब तुमको सोचना पड़ेगा। बाकी तुम नॉर्मली कॉमन सेंस से भी तुम सोच लो कि हाँ ये तो होता ही होगा। ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम को स्लो कर देगा कौन, आर्टिक इम्प्लीफिकेशन। वीक पोलर वोर्टेक्स को, अब पोलर वोर्टेक्स क्या है पूछोगे यहाँ पे तो मैं नहीं बताऊंगा, ये प्योरली ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेट स्ट्रीम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, सी लेवल में चेंज करेगा, कॉमन सेंस है। अब ये कीवर्ड देख लो, ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो सेंटेंस पढ़ना समझ आ जाएगा। ईओस्टैटिक चेंज रेफर ग्लोबल चेंज इन सी लेवल।
जो ये स्टैटिक चेंज होता है वो ग्लोबल चेंज इन सी लेवल को हम लोग यूस्टैटिक चेंज बोलते हैं। बिगेस्ट लूजर स्मॉल आइलैंड। अब स्मॉल आइलैंड जो है वो बहुत बड़ा लूजर है इसमें, क्योंकि सी लेवल के कारण से बहुत दिक्कत हो रहा है। अब ये चीज के बारे में तुम मैंने ये 2 नाम याद रख लेना, ये मेंस में भी तुम कोट कर पाओगे। जब जो भी मैंने स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो होते हैं उनका जो ग्लोबल साउथ भी पकड़ लो, तुम इनको तुम ग्लोबल साउथ में भी काउंट कर लो, क्योंकि ये वो कंट्री हैं जिनके ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल भी ये नहीं करते, मैंने इंपॉर्टेंस नहीं देते इनका इंटरेस्ट को। तो ये लोग कुछ ग्रुपिंग्स बनाए हैं। बारबाडोस प्लान किससे रिलेटेड है? सी लेवल से रिलेटेड है। मॉरिशस स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है? सी लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लोग बनाए थे ताकि अपने आप को एक एज ए यूनिटी प्रेजेंट कर पाए। और इस बार भी न्यूज में था, 2-3 दिन पहले न्यूज में था, किसी कारण से वही जो ये लोग का बात नहीं सुन रहा था ना, कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। सिर्फ 300 बिलियन को ये किया है, डिनोट किया। डिमांड कितना था? 1.3 ट्रिलियन का, और दिए कितना गया है? तो उसमें एक था कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल। ठीक है, तो ये कहाँ पे कौन से कॉप में आया था, ये बात चर्चा हुआ था फर्स्ट टाइम? तो 21 पेरिस में। तो ये चीज पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सॉरी। आगे देखते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन होगा क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से? ऑब्वियसली होगा, कि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, CO2 का बढ़ते जा रहा है मात्रा, पेड़ और बढ़ेगा तो क्या करेगा? CO2 और रिलीज होगा। लेकिन नेचुरल CO2 फर्टिलाइजेशन जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस कभी भी मैंने हार्मफुल नहीं हो सकता। ठीक है, अपने आप को चेंज करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है। तो ये हमको ये इम्पैक्ट है, ये कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट है, दैट डजंट मीन कि ये मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। ये इम्पैक्ट है, कुछ भी हो सकता है। CO2 फर्टिलाइजेशन नेसेसरली थोड़ी है कि वो CO2 बढ़ेगा, इससे भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड जो कि CO2 बढ़ा रहे हैं वो दिक्कत है, लेकिन ये नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा ही। CO2 फर्टिलाइजेशन बता दिया यहाँ पे, दिखाया था CO2 फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन यहाँ पे, कि वो चीज होता है कि जब हम लोग कार्बन जब रिलीज होता है पेड़ से, यहीं पे दिखाया था CO2 रिलीज, सॉरी यहाँ पे था क्लाइमेट फोर्सिंग वाले में। ये देखो, CO2 इंक्रीज इन CO2 लीड्स टू प्लांट ग्रोथ इंक्रीज ड्यू टू एनहांस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट ग्रो हो रहा है, एनहांस फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 इंक्रीज हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस एनहांस हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा CO2 रिलीज होगा। और ठीक है, पेड़ होगा, पेड़ को बढ़ने में आसानी होगा, पेड़ का जो कैटलिस्ट की तरह CO2 काम करता है, तो और अच्छे से पेड़ ग्रो करेगा। सी लेवल चेंज हो गया ये। अब देखो, ओशियन डीऑक्सीजनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ओशियन में ऑक्सीजन का कमी होना। ठीक है, ऑक्सीजन का कमी होना। एनोक्सिक जोन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जहां पे कम होता है उसको एनोक्सिक जोन बोलते हैं। ठीक है, एरोबिक पढ़े होगे, एरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन का नहीं है प्रेजेंस। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम जोन होता है ओशियन में, मैंने ऑक्सीजन का जो ओशियन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होते जाएगा, कह रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, होते जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन चलो कुछ है जो इंडिया का जो है, देखता हूँ कुछ है क्या इसमें इंडिया का इसमें नहीं है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है कि थोड़ा सा भी एनी स्मॉल चेंज कुड पुश सिस्टम इनटू इरिवर्सिबल कि और तुमको उसको वापस नहीं ला पाओगे। ऐसा पॉइंट है कि एक सर्टेन पॉइंट की, मान लो कि तुम लेंस लेके कोई कागज जला रहे हो, ठीक है, एक पेपर है और तुम लेंस रखे हो और सन आ रहा है, तुम तब तक वहां पे टेम्परेचर दिखा के रखे हो कि जब तक वो आग में लग जाए। जैसे वहां पे एक बार आग लगेगा तो पेपर बचेगा क्या? नहीं ना। तो टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे उसके बाद और तुम उसको पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर तुम पढ़े होगे बचपन में साइंस में, इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल दिया पेपर का कि इरिवर्सिबल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक, तो कुछ ऐसा पॉइंट है आफ्टर सर्टन पॉइंट के बाद कि वहां पे तुम कुछ भी मैंने रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कुछ ऐसा, मैंने 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें से ब्राजील का अमेजन फॉरेस्ट, आर्टिक सी, अटलांटिक सर्कुलेशन, तुम एमोक के बारे में जानते हो कि नहीं पता नहीं मेरे को, जो यूएसए कनाडा, साउथ अमेरिका और ये यूरोप और नीचे में अफ्रीका, इसके बीच में एमोक कुछ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, एमोक सर्च करके देख लेना कहीं भी। एमोक अटलांटिक सर्कुलेशन रिलेटेड है, कुछ मेरिडोनियल ओशियन सर्कुलेशन है वो। ठीक है, अटलांटिक, हाँ, अटलांटिक मेरिडोनियल ओशियन सर्कुलेशन, एमोक। इसमें इंडिया कैसे इंपैक्ट कर रहा है? इस पे इंडिया की वजह से कैसे ये चेंजेस आ रहा है इसमें, इंडियन ओशियन की वजह से? ये कौन सा क्वेश्चन है एक्चुअली में, क्योंकि ये 1-2 साल से इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा था न्यूज में। ठीक है, 2 साल से इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है न्यूज में। बोरियल फॉरेस्ट यागा, कोरल रीफ, इन सब में अगर कुछ चेंजेस हुआ तो रिवर्सिबल चेंज होगा। उसका तुम लोग वापस तुम सोचोगे कि कोरल रीफ फिर से जिंदा कर लिया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि ऐसा कुछ 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है जहां पे वो
मार्क किया गया है, ग्रीनलैंड का आइस शीट या परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, तो वेस्ट अंटार्कटिका का शीट, ईस्ट अंटार्कटिका का आइस, ईस्ट अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट अंटार्कटिका, उसको विल्किस बेसिन भी बोलते हैं। ये थोड़ा नाम वहाँ पे एग्जाम हॉल में अजीब लग जाएगा, यहाँ पे ध्यान रख लो कि विल्किस बेसिन किस लिए न्यूज में था। ईस्ट अंटार्कटिका जो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का पार्ट है, ठीक है। ये था तुम्हारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक। तो और किसका कैपेसिटी है बैठने का, बताओ। चलो कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं। कुछ डाउट है अभी तक किसी को इसमें, और होगा अभी तो ठीक है। कम अगर वीडियो अपलोड होता है तो वहां पे डाल देना कमेंट में। जो कोई भी देखो, अभी मैंने एक ऐसा करंट अफेयर वाला सीरीज चल रहा है, हालांकि वो तो अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल तुम अगर स्टैटिक पढ़े हो, एज्यूमिंग कि तुम पढ़े, मैंने स्टैटिक को पता है तो तुम करंट अफेयर का देख सकते हो, और नहीं भी पढ़े हो तो तुमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आइडिया लेने के लिए तुम पढ़ ही सकते हो। हम लोग यहाँ पे बकाया न्यूज़पेपर का ये कर रहे हैं कि जो कटआउट होता है, जो भी न्यूज़पेपर का पीडीएफ है, उसमें से न्यूज को हेडलाइन को पढ़ के समझ रहे कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या है। अब बुकलेट क्या करता है, जो तुम मंथली बुकलेट पढ़ोगे, जो कि मंथली बुकलेट भी डिस्कस कराऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है। तो मंथली बुकलेट जरूरी है, पढ़ना एकदम जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। लेकिन यूपीएससी और ओपीएससी अपने आप को ऐसे चेंज किया है कि वो क्या कर रहा है कि वो हेडलाइन से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल G20 का क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, 83 इशूज यूनानिमसली डिसाइडेड बाय G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सेंटेंस था, और वो इंडियन एक्सप्रेस में डायरेक्ट हेडलाइन बना था, ठीक। तो हमको ऐसा नहीं कह रहा कि हमको उसके लिए भागना पड़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस दिन रात पढ़ते रहे, लेकिन बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, जो कि तुम्हारा फ्यूचर में जब तुम सर्विस में आ भी जाओगे तो तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। तुम बुकलेट खोजोगे कि मैं पढ़ रहा हूँ बुकलेट इसलिए क्योंकि 1 महीने बाद बुकलेट पढ़ूंगा मैं। अब मान लो कुछ इशू चल रहा है और तुम उसके लिए वहां भी बुकलेट खोजोगे, तो तुम न्यूज तुमको एनी हाउ पढ़ना ही है डेली, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट कैसे भी तुमको पढ़ना ही है न्यूज़पेपर। तुम पढ़ लिए, अब हेडलाइन क्या बना था तुमको आइडिया रखो, याद नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है, बस खाली आइडिया रख लिया कि हाँ ये चीज हो रहा है। नोट्स कहाँ से बनाएगा, तुम्हारा बुकलेट, जो तुम मंथली बुकलेट पढ़ रहे हो, कुछ भी विजन का, फॉरम आईएएस का, किसी का भी तुम पढ़ रहे हो, वहां पे तुम अपना स्टैटिक नोट्स में अपडेट कर लेना। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा इतना ऑर्गेनाइज नोट्स है कि तुम इंडियन एक्सप्रेस से भी तुम कुछ क्रक्स निकाल कर लिख सकते हो, मेरा है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मेरा मैंने जो भी मैं बनाया हूँ इस टाइप का पीडीएफ, तो मैं फट से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि हाँ ये चीज ऐसा हुआ है, ठीक। तुम्हारा है तो तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा, नहीं तो तुम बुकलेट से बना लेना। लेकिन करंट न्यूज़पेपर तुम नहीं भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा प्रिपरेशन 1-1.5 साल हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर से अच्छा कोई तरीका नहीं कि तुम कॉन्सेप्ट को अपना रिवाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल एक करंट डेफिसिट के बारे में एक था, अब तुमको करंट अकाउंट के बारे में पता ही नहीं है, तुम करंट डेफिसिट देख रहे हो बैठ के, तो तुम बकाया जाओ अपने इकोनॉमिक्स का नोट्स में, तुम बीओपी क्राइसिस वाला टॉपिक खोलो, वहां पे देखो कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, और फिर जाके देखो कि उसमें क्या क्या फैक्टर है, और तब जाके यहाँ पे न्यूज समझने आओ। तो क्या होगा इससे कि तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ जो थॉट है ना, एग्जाम हॉल में कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तुम एक एग्जाम्पल के साथ तुम अपना स्टैटिक को प्रिपेयर कर चुके हो, और एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो बकाया पूरा तुम्हारा चेक करेगा कि तुमको आइडिया है कि नहीं। एक एग्जाम्पल तुम्हें याद रहेगा, तुम उस क्वेश्चन में तुम डगमगाओगे नहीं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, तुमको बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का अपना स्टैटिक नोट्स की करंट अफेयर के थ्रू से। कुछ भी आया उसका तुम करंट अफेयर खोलो, अपना स्टैटिक खोलो और पहले उसको पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ गए, फिर यहाँ पे आओ कि अरे यहाँ पे जो पढ़ा हूँ वो है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड है तो ऐड कर लो, और क्या, खत्म काम। इतना अगर किए हो 6-7 महीना, तुम्हारा नोट्स कंप्लीट है, तुम्हारा नोट्स बहुत अपडेटेड है और बहुत अच्छे से चल रहा है। यह तरीका प्रिपरेशन का, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। 3 यहाँ पे बेसिक्स जो है इसका कन्वेंशन वगैरह को पढ़ने का 3 बेसिक्स है कि एक, पहले हम लोग साइन करते हैं कन्वेंशन, ठीक है। कौन जाता है करने, ये फॉर्मल मल्टीलेटरल ट्रीटीज है, ओपन फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो हर किसी के लिए ओपन रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशन में एग्जाम्पल क्या क्या है, यूएनएफसीसी, ये यूएनएफसीसी रामसार, ठीक है, रामसार कन्वेंशन, साइट्स कन्वेंशन है ये सब। अब इसके अंदर में डिटेलिंग होता है थोड़ा, ठीक, डिटेलिंग होता है। तो डिटेलिंग कहाँ पे रहता है मेंशन, प्रोटोकॉल में, कि हाँ इसके अंदर में क्या क्या किए, तो ये किए। जैसे कि यूएनएफसीसी का एक प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो कह रहा हूँ कि इसके अंदर डिटेलिंग होता है। तो बीच में क्या है, ट्रीटी एग्रीमेंट क्या है ये, तो ट्रीटी में कब कन्वर्ट होगा कि आप कन्वेंशन कुछ बनाए। अब क्या है कि आप सबको बुला रहे हैं बैठ के कि भैया आइए, अब फॉर्मली आप अपने कंट्री में भी साइन मैंने ये करेंगे, उसको लॉ एज ए लॉ इम्प्लीमेंट कराएंगे, और आप हामी भर रहे हैं कि हाँ ये फलाना की बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है, मैं अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कराऊंगा। इफ अग्रीड ऑन कन्वेंशन
देन साइंड बाय कंट्रीज, एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ये किए, मैंने कन्वेंशन बना, किसका कन्वेंशन? यूएनएफसीसी का था, यूएनएफसीसी का कन्वेंशन था। उसमें क्या डिसाइड किया? एग्रीमेंट बनाया, पेरिस एग्रीमेंट 2015। अब वहां पे साइन किया, ठीक, साइन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव जो भी गया हुआ है। लेकिन अगर ये जो साइन किया है और वहां पे कंट्री में रेटिफाई नहीं हुआ है, रेस्पेक्टिव कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में एग्जीक्यूटिव साइन करता है। मान लो कि अभी जो COP29 हुआ, ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्टर जाके वहां पे बैठे COP29 में और कुछ एक एग्रीमेंट आया, ठीक है, वहां पे साइन करके आ गए। अब यहाँ हाउस में आए, पार्लियामेंट अभी सेशन में है, और बोले कि फलाना चीज मुझे इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक, इंप्लीमेंट करवाना है। तो इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव सिग्नेचर से भी वो चीज रेटिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यूएसए में हाउस ये करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। हाउस, वहां का जो सीनेट है और कांग्रेस है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है, रेटिफिकेशन इंडिया का जो है मैं बता दिया कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। मेंशन है ये नोट में कि जो इंडियन एग्जीक्यूटिव में कौन है, जो तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोग में से कोई भी मिनिस्टर मैंने ये लोग डिसाइड किए कि हाँ इसे इंप्लीमेंट कराना है इंडिया में, साइन मार दिए। और अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके लिए लॉ बनाना जरूरी है तो फिर जाके पार्लियामेंट में जाएगा वह चीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा WPA एक्ट 1972 अमेंड किया गया 2021 में, ठीक। उसका कुछ प्रोविजन था जिसमें चेंजेस करना था। साइटिस का कुछ ये था, साइटिस कन्वेंशन का कुछ इंप्लीमेंट कराना था WPA में, ठीक। इसमें चेंजेस करना था, बड़ा चेंजेस था। तो क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव तो इसको ये कर चुका था, साइटिस को रेटिफाई कर चुका था एग्जीक्यूटिव, लेकिन चेंजेस इसमें करना था बोल के क्या क्या फिर से हाउस में प्रेजेंट करना पड़ा, अमेंड हुआ, हाउस में मोशन के थ्रू पास हुआ, और उसके बाद जाके वो अभी साइटिस में जो शेड्यूल वाला जो पोर्शन है 6 से 4 कर दिया गया। देखेंगे, तुम घबराओ मत, अगर नहीं सुने हो तो घबराना नहीं है, सीक्वेंसली देखेंगे। बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव रेटिफाई कर देगा और कुछ प्रोविजन है जिसके लिए लॉ बनना जरूरी है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा, हाउस में, दोनों हाउस में डिबेट होगा कि हाँ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो जाके ये होता है, ठीक है। रेटिफिकेशन याद रखना। अब ये 3 फॉर्मेट हमेशा दिमाग में रखना कि कहीं भी प्रोटोकॉल लिखा है उसका कोई कन्वेंशन होगा, ठीक। कहीं पे भी प्रोटोकॉल लिखा है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका कन्वेंशन कौन था? वियना कन्वेंशन, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल, उसका कन्वेंशन कौन है? UNFCCC, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। अब देखो, ये है प्योरली मेंस का टॉपिक, और अभी जो चल रहा था ना COP29 ये इसी ये पे था, मैंने इसी का बैकग्राउंड पे था, ठीक है, COP29। तो इसको मेरे को अभी तो बताना जरूरी नहीं समझ रहा, बस एक आइडिया यहाँ से जो क्रक्स मैंने दे देता हूँ तुमको, कि हमेशा ध्यान देना कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, ये लोग बहुत पहले से कचरा कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या डिमांड कर रहा है कि भैया तुम कचरा किए हो तो साफ भी तुम करो ज्यादा, ठीक है। हमारा क्या गलती है, हम तो अभी तो अमीर भी नहीं हुए, हम तो हमारे तो पॉवर्टी से भी गुजर रहे हैं। तुम हमें कहोगे कि तुम गो ग्रीन गो क्लीन करोगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ज्यादा ऑब्लिगेशन है क्लाइमेट चेंज के लिए लेके, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री क्या कर रहा है? बदमाशी कर रहा है, जो कि COP29 में किया है। देना कितना था? 1.3 ट्रिलियन, जिससे 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर रखा जा सकता था। 1.5 डिग्री सेल्सियस पहले टारगेट था, फिर बाद में 2 डिग्री सेल्सियस को लेने कंसिडर करने लगे, ठीक है। तो 1.3 ट्रिलियन देना था, और दिया कितना वो लोग डेवलप्ड कंट्री? ओनली 300 बिलियन, ठीक है, सिर्फ 300। तो इसके लिए इंडिया गुस्सा हुआ। इनफैक्ट सारे डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज सब, मैंने तुम हेडलाइन देखोगे तुमको आइडिया लगेगा कि कितना गुस्सा हुए हैं। तो ये उसी का क्रक्स है कि करना कितना है हमें, हो कितना रहा है। कुछ फैक्ट है जो बता देता हूँ। करेंट इमिशन जो भी एट प्रेजेंट जो रिलीज हो रहा है, मैंने जो भी इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस, चाइना सबसे बड़ा है, उसमें प्लेयर 27%। तो डेवलप्ड कंट्री क्या कह रहा है कि जो कि चाइना बहुत बड़ा इमिटर है और प्लस रिच भी है, ऑल्दो ही इज अ डेवलपिंग कंट्रीज, बट वो रिच है ना। तो डेवलप्ड कंट्री का कहना था कि भैया चाइना से भी पैसा लो तुम, ये 300 बिलियन तो हम लोग दिए, अब डेवलपिंग कंट्रीज का ये लेके स्टेटस लेके तुम अब बोलो कि पैसा नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी होगा। तो डेवलप्ड कंट्री था जैसे USA, यूरोपियन यूनियन, ये लोग कह रहे थे कि चाइना को भी इन्वॉल्व करो, चाइना को भी पैसा देने के लिए बोलो, ठीक है। चाइना अपने आप को बोला कि भैया मैं तो डेवलपिंग कंट्रीज हूँ, मेरा तो कुछ गलती नहीं है, मैं तो पिछले 30 साल से स्टार्ट किया हूँ प्रोड्यूस करना। और एट प्रेजेंट चाइना सबसे बड़ा एमिटर है, इंडिया 3rd नंबर एमिटर है, ठीक है, 6.8%। ये फैक्ट है, याद रखना। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर USA नहीं है, चाइना है। क्या चीज का? ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। लेकिन एज पर CO2 एमिशन पर पर्सन, मैंने एक पर्सन सबसे ज्यादा मैंने CO2 किस कंट्री में इमिट कर रहा होगा, तो सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। करंट एमिशन ओवरऑल कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। लेकिन एज पर पर्सन कि मैंने एक, जैसे मान लो इंडियन पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन का, ठीक, तो हर एक आदमी, मैंने इंडिया का रैंक है
1/20 की गरीबी इतना है कि आदमी को उतना आदमी मीठी नहीं कर पा रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया क्या है, तेल निकालता है, ऑयल माइनिंग करता है ये, तो ऑयल माइनिंग करता है तो जितना जो ऑयल की वजह से जितना CO2 एमिट होगा वो इसी का में काउंट होगा, जितना इसका पॉपुलेशन है। इसलिए तो अमीर कंट्री है ना ये, जितने भी अमीर कंट्री होंगे ऊपर होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग में नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर में है। ऑस्ट्रेलिया भी CO2 एमिशन पर पर्सन बहुत हाई है ऑस्ट्रेलिया का। कोल माइंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड माइन ज्यादा है, तो सब जब से माइन करता है ना जैसे, तो वहां से रिलीज होता होगा CO2, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी सेकंड में है, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों कंट्री को थोड़ा ब्रेन में रखना कि हाँ भैया पर पर्सन एमिटर सऊदी अरेबिया ऊपर है, याद रखना। और ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए। बाकी ये जो क्रक्स था ये सब मेंस के लिए है इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या है, कितना पैसा चाहिए था, कितना कौन दे रहा है और क्या है, वो सब डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि आइडिया रहेगा तभी समझ पाओगे, तभी लिख पाओगे आंसर इस पे। क्लाइमेट चेंज कॉस्ट लूजिंग 2.6 ट्रिलियन, अब ये भी मेंस का ही है। कितना माने नुकसान कितना हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और रिड्यूसिंग एमिशन रिक्वायर 0.5 ट्रिलियन पर ईयर, कितना दिया है, 300 बिलियन दिया है, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना था कि मैंने पर ईयर का, जो ये पुराना डाटा है ये, अभी हम लोग मांग रहे हैं कि पर ईयर 1.3 ट्रिलियन चाहिए हमें। इसको तुम ये कर सकते हो, 1.3 ट्रिलियन कर सकते हो इसको। यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन का डिमांड था इस वाले कॉप में। इंडिया का इंटरेस्ट पता होगा तुमको, पता होगा कि इंडिया कौन ग्रुपिंग में है, कौन ग्रुपिंग में नहीं है। इंटरेस्ट देख लो, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है कि इंडिया कह रहा है कि जो कोई भी पहले से कचरा किया है, ठीक है, उसी को साफ करना है। इसका मतलब कम्युलेटिव इमिशन जिसका ज्यादा है वो साफ करेगा, नॉट करेंट एमिशन। करेंट एमिशन में इंडिया तीसरे नंबर पे है। और इंडिया को तुम अभी कहोगे कि तुम साफ करो, तो इंडिया बोल रहा है कि भैया मेरे से दूर रहो, क्योंकि मेरा कुछ भी प्लान होगा वो 247 के बाद, 2047 के बाद होगा, ठीक है। इंडिया ऐसा कोई भी ग्रुपिंग में नहीं घुसेगा जहां पे उसको कोई कह रहा होगा कि तुम करेंट एमिशन कम करो, ठीक है, मैंने फेज आउट करो। कोई भी ग्रुपिंग में नहीं होगा ऐसा। जहां पे एक मीथेन का बात आया था, बताया तो मीथेन में नहीं था। फिर कोल फेज आउट का बात आया तो इंडिया वाला भैया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रहूंगा इसमें। तो फिर फेज डाउन कीवर्ड रखा गया, फेज डाउन कीवर्ड रखा गया। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वही बता रहा हूँ कि इंडिया कौन से ग्रुपिंग में रहेगा नहीं रहेगा, वो ये तीन लाइन को बताएगा कौन से ग्रुपिंग में रहेगा कौन। एडवोटिंग क्या एडवोकेट कर रहा है कि इक्विटी एंड CBDR की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, ये पॉल्यूटर शुड पे, जो पॉल्यूटर है उसको पे करना चाहिए, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उस हिसाब से असाइन होना चाहिए कि जो जितना गंदा किया उस हिसाब से उसको देना चाहिए कि सफाई तुम इतना करो, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 3 दिन 4 दिन पहले करंट अफेयर था, एक कोई ग्रुपिंग था, हाँ याद आया, फॉसिल फ्यूल फेज आउट का, FF फॉसिल फ्यूल NPT, ठीक है। फॉसिल फ्यूल NPT मैंने एक जैसे मैंने फॉसिल फ्यूल के लिए जो एक जैसे न्यूक्लियर के लिए NPT है ना, न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए NPT है एक, ठीक। तो ये क्या कहता है कि भैया एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि ऐसा रहेगा एग्रीमेंट कि आपको आइडिया रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं करना है, नहीं तो इससे न्यूक्लियर वेपन बढ़ेगा वर्ल्ड में। तो एक ऐसा फॉसिल फ्यूल को कमाने के लिए ग्रुपिंग था कि फॉसिल फ्यूल को कम करना है, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक, NPT इसी के तर्ज पे। तो इंडिया इसका पार्ट होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस FF NPT का क्या एक प्रोविजन था, एक प्रोविजन था यही इक्विटी एंड CBDR, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ चलो 2016 में ये चीज लाया गया एज आइडिया, ठीक है। अभी तो छोटे मोटे कंट्री इसको प्रमोट कर रहे हैं और आइडिया चल रहा है कि इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाए, तो इंडिया इसको सपोर्ट करेगा फ्यूचर में। क्यों करेगा, क्योंकि एक इस कीवर्ड की वजह से, क्योंकि इंडिया कहता है कि भैया जो जितना ज्यादा कचरा किया है उस हिसाब से तुम साफ करो, ठीक है। तो कौन से ग्रुपिंग में इंडिया को रहना है नहीं रहना है, वो ये तीन लाइन को डिसाइड कराएगा। ये देखना अगर तुम पकड़ पा रहे हो कि हाँ इसमें ये लाइन मेंशन है कि नहीं, तो तुम जान जाओ कि इसमें होगा कि नहीं इंडिया। और वो आखिरी में वो एडिटोरियल में वो लास्ट में लिखा था कि मैंने इंडिया का इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो मैंने इक्विटी का बात कर रहा है वो लोग, कि जो जितना कचरा किया है उस हिसाब से उसको मैंने कम करना है फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। अगर वो कह देता कि फॉसिल फ्यूल सबको कम करना है, बाइंडिंग है, तो इंडिया अपने आप को बोलता भैया मुझे माफ करो, तुम लोग अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। मैं डिमांडिंग, और क्या कर रहा है इंडिया डिमांड, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, कि तुम ऐसा मत क्यों कर रहा है ऐसा। देखो जो कोल फेज आउट था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ था कि तुम कह रहे हो कोल यूज करना बंद कर दो, कैसे कर दे, हमारा तो 63% जो एनर्जी प्रोडक्शन है तो कोल से ही है, तो कैसे बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वहां पे जहां कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी देगा, फॉर एग्जांपल जो बताया फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था इसमें, जो फॉसिल फ्यूल को जो आउट करने का बात चल रहा था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा था इंडिया को, ठीक है। तो इसलिए इंडिया इसका पार्ट था। और फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी कल का एडिटोरियल जो डिस्कस किया था, एक्सप्लेन पेज में था, प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर एक ग्लोबल ट्रीटी साइन हो रहा है, कल का ही था। तो उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें एक सेंटेंस था कि मैंने स्ट्रिक्टली हम लोग ये करेंगे, तो इंडिया उसके अगेंस्ट में बोला कि भैया स्ट्रिक्टली काहे कर रहे हो, ये तो मैंने सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हो रहे हो तो नेशनल मैंने इंडिविजुअल जो नेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, तुम स्ट्रिक्ट काहे कर रहे हो, तुम ऐसा करो ना कि जो जैसा पॉल्यूट करेगा उस हिसाब से उसको ये करो, हटाने के लिए दे दो। तुम ऐसा आंख बंद करके खाली बोलोगे कि स्ट्रिक्टली, अब तुम डेवलप्ड हो चुके हो,
तुम हर चीज तुम्हारे एडवांटेज है तुम्हारे लिए, अब तुम मेरे पे भी वही चीज थोपोगे तो कहां से होगा। तो इंडिया हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी का बात करेगा, क्रक्स याद रखो बस, ठीक है। क्रक्स याद रखो कि इंडिया इसलिए मोर कार्बन स्पेस का डिमांड कर रहा है कि मैं अपने हिस्से का कार्बन रिलीज नहीं किया हूं, मुझे मत बोलो। मैं 2047 के बाद, सॉरी 2070 के बाद कार्बन न्यूट्रल होऊंगा मैं। इंडिया अपना 2070 टारगेट रखा है, ठीक है। 2070 ये कैसे याद होगा आगे देखेंगे। अब ये एडेप्टेशन, मिटिगेशन, लॉस डैमेज अब है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से मैं कल बताऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है कल। मैंने स्टैटिक, तुम टेंशन मत, तो स्टैटिक डिस्कस कर लेंगे ऑलमोस्ट एनवायरमेंट का। अगर यहाँ से क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर, मैंने तुमसे नहीं हो रहा है तो एग्जाम हॉल में गिने चुने होंगे जो एक्सेप्शनली कहीं से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, या फिर उनका एनवायरमेंट कुछ रिलेटेड कुछ ऑप्शनल होगा तो कर लेंगे। बाकी जितना बता रहा हूँ उससे बाहर का एनवायरमेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर चीज लिख दिया हूँ, सिर्फ उतना ही चीज लिखा हूँ जितना तुम्हारे सॉल्व पढ़ने से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम हॉल में, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे और आज शाम में स्टैटिक पोर्शन एनवायरमेंट का डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ का। जितना जल्दी सितंबर और उसके बाद अगस्त देखेंगे कितना कवर हो पाता है। अगर सितंबर आधे घंटा ही बैठेंगे शाम में करंट अफेयर, ज्यादा दे दूंगा डोज तो फिर तुमको लगेगा कि भैया कुछ ब्रेन में रह ही नहीं रहा, सारा इवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो और ऐसे तो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करा सकता था, ये जो पीवाईक्यू वगैरह देखोगे क्वेश्चन कितना, एक दो क्वेश्चन देख लो उसके बाद खत्म करते हैं। The main reason for climate change, greenhouse gas, sorry, all above the depletion of ozone layer, pollution, all of the above, झारखंड PCS, ठीक, ऐसे ही पूछता है। Where was the climate change conference held? अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, 2015 वाला पेरिस में था, उस समय का न्यूज में होगा इसलिए 2015 में पूछा है। लेकिन ये पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आगे। UNFCCC का जो है कॉन्फ्रेंस पेरिस में कौन से नंबर में था, 21 था शायद, ठीक है। आंसर क्या है, डी, हाँ 21 था। वैसे ही पूछा है देखो। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब ये देखो, ये हम नहीं याद कर सकते, ये वनडे एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं ना उसी का बस का बात है ये। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि हम इंडिविजुअल स्पेसिस से हम नहीं जाते हैं कि भैया कौन इसको फर्स्ट टाइम ये किया था वो किया था। नोबेल प्राइज का भी जो है, अब वो पढ़ लिए हो, देख लियो, हाँ कुछ ऐसा चीज मैंने, जैसे मान लो कि क्रिस्पर कैस9 जब आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और क्रिस्पर कैस9 जब आया है 2015-16 में, उसके बाद से अभी तक भी यूपीएससी क्वेश्चन वहां से पूछ ही रहा है क्रिस्पर कैस9 से, ये क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जो पूरा गजब का चीज चेंज कर रहा है, और इसके लिए जो भी साइंटिस्ट था उसके लिए उसको मिला भी था नोबेल प्राइज। तो वो नाम याद कर लिए, सुन लिए, देख लिए, चलेगा। लेकिन बकाया तुम अपने नोट्स में बैठ के, स्टैटिक नोट्स में बैठ के लिख दिए हो तो फिर वही है कि तुम अपना नोट्स मोटा कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। उस साल का मैं न्यूज में होगा तो पूछा है यहाँ पे कि कौन पोस्टुलेट किया था, नहीं किया था, फलाना दे रहा है। लेकिन तैयारी ऐसा रखो कि नोट्स में वो हर चीज हो जो मेरे काम का हो, और वो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं डाल दूं कि जो उसको पढ़ने में मेरे को एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना पड़े। क्वेश्चन बन रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत है। अभी देखो ये क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह सब क्वेश्चन सब, ये सब IAS प्रीलिम्स 2005 में पूछा था। और जो तुम एक क्वेश्चन देखे थे, तुम अगर क्विज अटेंड कर रहे हो ग्रुप का तो वहां पे ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था शायद, ठीक है। और उसमें आंसर की में ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था, क्वेश्चन उसमें ये में गलत दिया हुआ था, यही क्वेश्चन था शायद, मुझे जहां तक याद रहा है। कब का डेट बता दे रहा हूँ तुमको, वो डेट था 20 तारीख वाला क्विज, ठीक है। 20 तारीख का जो क्विज हुआ था उसमें देखना यहीं से क्वेश्चन था, एनवायरमेंट का ही कुछ क्वेश्चन था। मैं से रैंडमली चेक कर रहा था, देखा कि कुछ क्वेश्चन के आंसर की गलत है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको स्टैटिक रहेगा, तुम खुद से भी बोल पाओगे। अब उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कोई बच्चा जो पढ़ा होगा वो वहां पे लिखता कि सर इसका आंसर तो ये होगा और इसका मैंने दिया हुआ है ये है, लेकिन नहीं डाला कोई। और मैं बाद में देखा, मैं इसलिए भी रिप्लाई नहीं किया उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज का। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ रहा है, तुम भाग नहीं सकते हो यहाँ से। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह हमेशा से न्यूज में था, हमेशा वो रहेगा हमेशा। अभी फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्यों न्यूज में है और फिर क्यों न्यूज में आ गया, अभी इसी साल COP29 में कार्बन मार्केट के ऊपर बात हो गया, ठीक ना। और कार्बन मार्केट इससे पहले COP21 में बात हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। COP21 में पेरिस एग्रीमेंट, कार्बन मार्केट, और उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन मार्केट का बात हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है। अब इसके बारे में तुमको जानना है, तुमको पहले COP21 जानना पड़ेगा, फिर तुमको क्योटो प्रोटोकॉल जानना पड़ेगा, तब जाके कार्बन मार्केट में क्या चेंजेस हुआ है, क्या स्टैंडर्डाइज हुआ है, आइडिया लगेगा। पूरा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हम लोग टेंशन मत लो, बैठेंगे देखेंगे। चलो सर थोड़ा शेयर कर देंगे, सर क्या? थोड़ा शेयर कर देंगे हैंड रिटन नोट। हैंड रिटन नोट शेयर नहीं होगा, मैं पहले ही बता दिया था। मैं जो पॉलिटी का भी करा रहा था वहां पे भी बताया था कि हैंड रिटन नोट शो नहीं होगा, तुमको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मैं पूरा मैंने इसका जैसे पॉलिटी का वीडियो है ना वो अपलोड कर देंगे, कर दिए हैं शायद, तीन वीडियो है ऊपर में, ठीक है। और तुमको और उसको कंटिन्यू भी करना है, पॉलिटी को खत्म करेंगे
और एनवायरमेंट का भी वैसे ही, तुमको वीडियो देख के तुम जो नोट्स लिख पाओगे लिख लेना, बाकी पीडीएफ ये शेयर नहीं करेंगे सर, मेरे को तो बोले थे इसी तरीके से शेयर नहीं करेंगे वो बल्कि ग्रुप में, ठीक है। मैंने कुछ कर दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन वगैरह वाला कर दूंगा मैं। कन्वेंशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन, तुम कहीं से भी कर लोगे तुम्हारा सर फट जाएगा, ठीक है। तुम इनफैक्ट मेंस का भी क्वेश्चन लिखने जाओगे तुमको कोट करना पड़ेगा, ग्लोबल कोऑपरेशन में क्या इंडिया कर रहा है, कैसे कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। नीचे जब जाओगे देखोगे जो जितना भी इंडिया का यूएनसीसीडी का कन्वेंशन चल रहा है, यूएनसीसीडी यूएनसीबीडी जितना भी कन्वेंशन हो रहा है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका आइडिया नहीं है। देखो हर चीज याद नहीं करना, इस फैक्ट में भी वो हर चीज नहीं याद करना है, बस खाली एक आइडिया रखने के लिए यहाँ पे मेंशन है कि भैया ये मुझे पता है ना क्या है, उसके बाद आगे जो हाँ फर्दर सर, ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और ये कन्वेंशन वाला थोड़ा सा अच्छे से करा दीजिए, ये वाला हमेशा कंफ्यूज कर देता है एक एक क्वेश्चन में। तुमको तो क्या कंफ्यूजन मुझे ये भी पता है, तुमको लेजिस्लेशन में भी कंफ्यूजन होता होगा। ये वाला देखो दिखा रहा हूँ, लेजिस्लेशन जो है यहाँ पे है, जो मैंने WPA एक्ट वगैरह जो, ये देखो तुमको ये सारे एक्ट में भी कंफ्यूजन होता होगा, क्या से क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, यहीं से क्यों पूछ रहा है। ये सारे जितने एक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें क्या याद रखना क्या नहीं याद रखना है वो देखना है, ठीक है। आज का इतना ही रखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।